प्रकृतिवाद फिजियोक्रेसी। प्रकृतिवाद का प्रारंभ वणिकवादी विचारों के विरुद्ध हुआ था। काफ़ी समय तक वणिकवादी विचारों एवं सिद्धांतों को मान्यता प्रदान की जाती रही, किंतु धीरे धीरे इन सिद्धांतों की अव्यावहारिकता का ज्ञान लोगों को होने लगा। आलोचकों ने जनता का ध्यान इस ओर आकर्षित किया। वणिकवाद के विरुद्ध यह प्रक्रिया सर्वप्रथम फ्रांस में आरंभ हुई, क्योंकि इस समय फ्रांस में बहुत सी सामाज आर्थिक बुराइयों का जन्म हो चुका था। इन बुराइयों को दूर करने के लिए वणिकवाद के विरुद्ध विचारों का प्रभाव उमड़ पड़ा। व्यक्ति की स्वतंत्रता पर अधिक ध्यान देने की बात कही जाने लगी थी। प्रकृति तथा प्रकृति के नियमों को सर्वोच्च स्थान दिया जाने लगा था। प्रकृतिवाद का आशय फिजियोक्रेसी। फिजियोक्रेसी या फिजियोक्रेटिक एक फ्रांसीसी शब्द है जो ग्रीक भाषा से निकला है। इस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम एक फ्रांसीसी लेखक दूपो द नेमूर ने 1768 में किया था। फिजियो का अर्थ प्रकृति और क्रेसी का अर्थ है शासन प्रणाली, अर्थात फिजियोक्रेसी का अर्थ हुआ प्रकृति का शासन, रूल ऑफ नेचर। इस प्रकार ये व्यवस्था प्रकृति की शासन व्यवस्था के पक्ष में थी। इस व्यवस्था का प्रमुख आधार प्राकृतिक विधान है। इस विचारधारा का मूल संस्थापक फ्रैंको कैने था। प्रकृतिवादियों ने कृषि पर सबसे अधिक ध्यान दिया। इसी से एडम स्मिथ ने उनको कृषि पद्धति के विचारक या कृषिवादी एग्रीकल्चरिस्ट के नाम से पुकारा। ये विचारक अपने आप को अर्थशास्त्री कहलाना अधिक पसंद करते थे, क्योंकि उनको ये विश्वास था कि वे ही आर्थिक सत्य के एकमात्र संरक्षक हैं। प्रकृतिवादी कृषि को आर्थिक विकास का साधन मानते थे। इस संदर्भ में फ्रैंको कैने का मत था कि प्रत्येक वह बात जो कृषि के लिए हानिकारक है राष्ट्र तथा राज्य दोनों के हितों के विरुद्ध है। इसके विपरीत प्रत्येक वह बात जो कृषि के लिए हितकर है राष्ट्र और राज्य दोनों के ही लिए लाभपूर्ण होती है। प्रकृतिवाद के जन्म से पूर्व अर्थशास्त्र तथा आर्थिक विचारों का क्रमबद्ध अध्ययन नहीं हुआ था। आर्थिक विचारों को नैतिकता के साथ जोड़ा गया था और उनका कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं था। अतः ऐसी स्थिति में इन बिखरे हुए विचारों को एकत्र करने तथा उन्हें एक पृथक विज्ञान का रूप देने की आवश्यकता थी। व्यापारवादियों ने इस संदर्भ में थोड़ा बहुत कार्य किया और फ्रांस के विचारकों ने, जिन्हें हम प्रकृतिवादी कहते हैं, आर्थिक पद्धतियों का विकास किया। अतः इन विद्वानों को राजनीतिक अर्थशास्त्र का संस्थापक समझा जाना चाहिए। जीड और रिस्ट ने इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि प्रकृतिवादियों के अनुयायियों की नासमझी के कारण अर्थशास्त्र के वास्तविक निर्माता होने का श्रेय एडम स्मिथ को मिला था, और फिर भी फ्रांस के बाहर के कुछ अर्थशास्त्रियों ने इन्हीं को वास्तविक निर्माता मानने का प्रयास किया है। जोसेफ शुम्पेटर के शब्दों में ये फिजियोक्रेट्स या इकोनॉमिस्ट ही थे जिन्होंने एक महान दरार फोड़ी, जिसमें होकर आगामी समस्त प्रगति संभव हुई। प्रमुख प्रकृतिवादी विचारक। प्रकृतिवादी विचारधारा का जीवन काल काफ़ी छोटा अल्प रहा है। प्रकाशित तथ्यों के आधार पर यह बताया जाता है कि प्रकृतिवादी विचारधारा 1756 से 1778 तक लगभग 22 वर्षों तक ही प्रचलित रही थी। इस विचारधारा का प्रारंभ फ्रांस में हुआ था और वहां से विचारधारा संसार के अनेक देशों में फैली थी। तत्कालीन विद्वान प्रकृतिवादियों के विचारों से लाभान्वित हुए। उस समय के प्रमुख प्रकृतिवादी विचारक निम्नलिखित हैं। पहला डॉक्टर फ्रैंको कैने, फ्रैंकिस क्विस ने 1694 से 1774 80 वर्ष इनका जीवन रहा। संक्षिप्त जीवनी। कैने का जन्म 1694 में एक निर्धन कृषक परिवार में हुआ था। 24 वर्ष की अवस्था में वे सर्जन डॉक्टर बन गए थे। प्रारंभ में उन्होंने फ्रांस के एक गांव में चिकित्सक का कार्य प्रारंभ किया। बाद में फ्रांस के राजा 15वें लुई के चिकित्सक भी नियुक्त हुए। चिकित्सा शास्त्र पर उन्होंने अनेक पुस्तकें लिखी, परंतु उनका लगाव कृषि से अधिक था। पैतृक गुणों के प्रभाव के कारण वह अपने डॉक्टरी पेशे की अपेक्षा ग्रामीण समस्याओं में अधिक रुचि लेने लगा। उसे शहरी सभ्यता से चिढ़ थी और ग्रामीण सभ्यता से लगाव था। वह किसानों की आर्थिक समस्याओं से इतना प्रभावित हुआ कि उसने उनकी आर्थिक समस्याओं पर लिखना प्रारंभ कर दिया। प्रारंभ में उसने गुमनाम या दूसरों के नाम से अनेक लेख प्रकाशित किए। अर्थशास्त्र से संबंधित उसके लेख द क्रॉप्स 1756 में, द फार्मर्स 1757 में प्रकाशित हुए। 1758 में उनकी विश्व प्रसिद्ध इकोनॉमिक टेबल इकोनॉमिक प्रकाशन हुआ। 1760 में
उसने अपनी पुस्तक जनरल मैक्सिम्स ऑफ द गवर्नमेंट इकोनॉमी प्रकाशित कराई। कहा जाता है कि निर्धन किसान, निर्धन राज्य और निर्धन बादशाह नामक वाक्य उसी का है। कहने के प्रमुख विचार निम्न हैं। धन संबंधी विचार। केने ने धन संपत्ति का प्रमुख स्रोत भूमि तथा कृषि को माना। उसका विचार था कि कृषि से दो प्रकार का धन प्राप्त होता है। पहला, भूमिपतियों को प्राप्त होने वाली आय तथा कृषि उपज से प्राप्त होने वाली आय। केने ने बताया कि भूमि से ही शुद्ध उपज, नेट प्रोडक्ट प्राप्त होती है। केने धन के अंतर्गत उपभोग की जाने वाली उन वस्तुओं को सम्मिलित करता है जो मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। वस्तुओं में जो उपयोगिता का गुण होता है वही उनको धन का रूप प्रदान करता है। मूल्य संबंधी विचार। मूल्य निर्धारण के संबंध में कहने का कहना था कि इसका निर्धारण मांग और पूर्ति से होता है। उचित मूल्य वह होता है जिस पर किसान अपनी वस्तु को बेचता है और उसका निर्धारण उत्पादन लागत तथा भूमि द्वारा प्रदान किए गए अतिरिक्त मूल्य के आधार पर किया जाता है। उत्पादक वर्ग। केने ने उत्पादक वर्ग के अंतर्गत कृषकों को सम्मिलित किया था। उसके विचार में कारीगर, व्यापारी, सौदागर आदि अनुत्पादक वर्ग में है, क्योंकि इस वर्ग के द्वारा वास्तविक उत्पादन नहीं किया जाता, बल्कि यह वर्ग तो वस्तु का रूप परिवर्तन ही करता है। मुद्रा। केने का मत था कि मुद्रा स्वयं कुछ भी उत्पन्न नहीं करती है, वह मूल्य का ही मापक है। मुद्रा प्रत्यक्ष उपभोग की वस्तु नहीं है, बल्कि वह विनिमय का माध्यम ही है। अनुकूल व्यापार संतुलन, फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड। वाणिज्यवादियों ने व्यापार आधिक्य को धन प्राप्ति का एकमात्र साधन माना है, परंतु केने ने इस बात का घोर विरोध किया था। वह मानता था कि व्यापार संतुलन देश को धन नहीं दे सकता, क्योंकि व्यापार एक खरीदारी होती जिसमें क्रेता और विक्रेता समान मूल्य वाली वस्तुओं का आपस में विनिमय करते। स्वतंत्र व्यापार की स्थिति में लाभ और हानि बराबर रहते हैं। उसका विचार था कि कोई देश तभी संपन्न बन सकता है जब वह अपना आंतरिक उत्पादन बढ़ाए। ब्याज की दर। केने ब्याज के लेन देन के पक्ष में नहीं था। उसके अनुसार यदि ब्याज का लेन देन आवश्यक है तो उस पर सरकार को कड़े नियंत्रण लगाने चाहिए। ब्याज दर के निर्धारण के बारे में केने का कहना था कि उधार लिए गए धन के विनियोग से प्राप्त होने वाली आय के बराबर ब्याज की दर होनी चाहिए। केने इस बात को व्यापार के संबंध में लागू नहीं करना चाहता था, बल्कि उसकी यह व्यवस्था भूमि के संबंध में थी। भूमि ही संपूर्ण आय का स्रोत रहता है, करारोपण भूमि पर ही किया जाना चाहिए। दूसरा जो प्रकृतिवादी विचारक है वो है मिराबो, 1715 से 1789। अक्टूबर 1715 में मिराबो का जन्म हुआ था। उसकी अभिलाषा थी कि वह दार्शनिक बने। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रयत्नशील रहा और अंततः वह अपने उद्देश्य में सफल भी हुआ। मिराबो सबसे अधिक कैंटिलोन से प्रभावित था, इसलिए एक स्थल पर उसने कहा है कि मनुष्य की वृद्धि जनसंख्या कहलाती है, भूमि के उत्पादन की वृद्धि कृषि कहलाती है। धन संबंधी ये दोनों सिद्धांत एक दूसरे से पूर्णतः जुड़े हुए हैं। मिराबो ने जनसंख्या और कृषि पर अधिक ध्यान दिया था। 1763 में कृषि के महत्व से संबंधित उसकी पुस्तक ला फिलॉसफी रेवियो का प्रकाशन हुआ था। उसकी ये रचना प्रकृतिवादी विकास की दृष्टि से महत्वपूर्ण थी। उसकी दूसरी रचना ला थियोरे डे ल'import 1770 में प्रकाशित हुई थी। एक तीसरी पुस्तक ला एमिट्स होम्स का भी प्रकाशन हुआ, परंतु इस पुस्तक में प्रकृतिवाद से संबंधित विचारों का उल्लेख बहुत कम था। मिराबो उग्र क्रांतिकारी विचारों का व्यक्ति था। उसने अपने ग्रंथों में सरकार की कटु आलोचना करते हुए व्यक्ति की स्वतंत्रता का समर्थन किया था। इन्हीं उग्र विचारों के कारण उस समय की सरकार का कोप भाजन उसे बढ़ना पड़ा। तीसरा है दूपो द नेमूर, 1739 से 1817। दूपो द नेमूर का जन्म 1739 में हुआ था। यह केने का प्रिय शिष्य तथा फिजियोक्रेसी शब्द का जन्मदाता था। 1768 में जब वह 29 वर्ष का था तब उसकी पुस्तक फिजियोक्रेशियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रकाशित हो चुकी थी। इसी पुस्तक के आधार पर इस संप्रदाय का नामकरण किया गया। यह पुस्तक केने के वार्तालापों और निबंधों के आधार पर केने से
के वार्तालाप और निबंध के आधार पर लिखी गई थी। दुपो द नेमूर तुर्गोट के संपर्क में आया और उसी की कृपा से उसे राजनीतिक प्रसिद्धि प्राप्त हुई। 1790 में विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ और विधानसभा में पहुंचकर उसने प्रथम बार पत्र मुद्रा के चलन का विरोध किया। लुई 18वें 1884 में वह उसकी अस्थायी सरकार का सचिव भी नियुक्त हुआ था। दुपो द नेमूर ने भले ही अपने संप्रदाय का नामकरण किया था, परंतु वह प्रकृतिवाद को कोई मौलिक विचार नहीं दे पाया। उसने प्रकृतिवाद का प्रचार अवश्य किया था, परंतु वह कहने के विचारों से आगे नहीं बढ़ पाया। जीवन के अंतिम वर्षों में वह अमेरिका चला गया और मृत्यु पर्यंत वहीं रहा। तुर्गो 1727-1781। तुर्गो का जन्म 1727 में पेरिस में हुआ था। प्रकृतिवादी संप्रदाय में उसका स्थान केने के बाद दूसरे नंबर पर आता है। इस विद्वान ने प्रकृतिवादी सिद्धांतों को आगे बढ़ाया और अनेक मौलिक विचारों की विधिवत व्याख्या की। सर्वप्रथम ये लुई 16वें के शासनकाल में एक पिछड़े प्रांत लिमोजेस का गवर्नर बना। बाद में वित्त मंत्री के पद पर रहा। इन पदों पर रहकर उसने अनेक आर्थिक कार्यक्रमों को लागू किया और निर्धनों की दशा सुधारने के लिए भागीरथ प्रयत्न किए। तुर्गो ने व्यापार संबंधी सरकारी नियंत्रणों को समाप्त किया। उसने अनाज के स्वतंत्र व्यापार का समर्थन किया। करों को समाप्त करने के साथ साथ उसने गिल्डों की शक्ति को भी समाप्त कर दिया। उसकी प्रथम रचना 1748 में, जब उसकी उम्र 21 वर्ष की थी, मुद्रा के संबंध में प्रकाशित हो चुकी थी। उसके उपरांत 1776 में उसकी महत्वपूर्ण रचना रिफ्लेक्शन ऑन द फॉर्मेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ का प्रकाशन हुआ। इस पुस्तक में उसने कृषि के संबंध में महत्वपूर्ण विचार प्रतिपादित किए थे। तुर्गो के ग्रंथों का अध्ययन करने से ज्ञात होता है कि प्रकृतिवादी विचारक अवश्य था, परंतु उसके विचार एडम स्मिथ के विचारों से मेल खाते थे। उसने अपने ग्रंथ में मुद्रा, लगान और ब्याज आदि बातों का विधिवत वर्णन किया था। लीत्रॉन 1728 से 1780। लीत्रॉन भी केने का शिष्य था। 1770 में उसकी पुस्तक डेले इंटरेस्ट सोशल का प्रकाशन हुआ। उसकी यह पुस्तक उस समय के महत्वपूर्ण पुस्तकों में से एक थी। इस पुस्तक में उसने आर्थिक सिद्धांतों की वैज्ञानिक व्याख्या की थी। मुद्रा के संबंध में उसने कहा था कि यह केवल मूल्य का ही मापक नहीं है, बल्कि इसमें आंतरिक मूल्य भी होता है और इसको चलन में लाने के लिए राज्याज्ञा की आवश्यकता नहीं होती है। एबे बोदो 1730-1792। बोदो का जन्म 1730 में हुआ था। प्रकृतिवाद का महान विचारक था। प्रकृतिवाद से संबंधित उसके अनेक विचार उसकी 80 से अधिक पुस्तकों में देखे जा सकते हैं। आर्थिक दर्शन से संबंधित उसकी पुस्तक द इंट्रोडक्शन ला फिलोसफी इकोनॉमिक का प्रकाशन 1771 में हुआ था। इस अद्वितीय पुस्तक के बाद बोदो अमर हो गया। उपयुक्त विचारकों के अतिरिक्त द गुर्ने, मर्सियर द ला रिवेरे और रोबोद आदि अनेक विचारक और हुए जिनके विचारों में बहुत समानता है। प्रकृतिवाद को जन्म देने वाले कारण, फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द राइज ऑफ फिजियोक्रेसी। जब कभी कोई नई विचारधारा जन्म लेती है तो किसी न किसी पूर्वाग्रह से प्रभावित होती है। प्रकृतिवाद के जन्म के बारे में भी यही बात कही जा सकती है। यूरोप में 300 वर्षों तक वणिकवाद का बोलबाला रहा। इस व्यवस्था से लोग तंग आ चुके थे क्योंकि इसमें व्यक्ति की स्वतंत्रता को महत्व नहीं दिया गया था। फ्रांस के नए विचारक वणिकवाद की कटु आलोचना करने लगे थे और व्यक्तिगत स्वतंत्रता को बढ़ा चढ़ाकर आंकने लगे थे। उनके विचार सर्वत्र फैलने लगे। विशेषकर इन्हें कृषकों का अधिक समर्थन मिला। कालांतर में अनेक बातों ने वणिकवाद को समाप्त कर दिया और वणिकवाद की जली हुई राख में प्रकृतिवाद का पौधा पनपने लगा। कुल मिलाकर वणिकवाद की बुराइयां ही प्रकृतिवाद की जन्म के लिए उत्तरदायी थी। इस संदर्भ में हेने का कहना है कि प्रकृतिवाद यद्यपि और भी बहुत कुछ था और उसके अन्य उद्देश्य भी थे, परंतु इसकी परिभाषा में कहा जा सकता है कि यह वणिकवाद के विरुद्ध फ्रांसीसियों का विद्रोह था। वणिकवाद के कुप्रभावों के अतिरिक्त प्रकृतिवाद को जन्म देने वाले प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं।
राज दरबार का अपव्यय 14वीं शताब्दी से 16वीं शताब्दी तक फ्रांस में लुई वंश का शासन अत्याचारों की एक लंबी गाथा बन गया था। राजा जनता का शोषण करके विलासिता का जीवन जी रहा था। राजा कहता था, मैं ही राज्य हूँ, आई एम द स्टेट। राज दरबार का प्रत्येक व्यक्ति जनता के लिए राजा था। राज दरबारी अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए राजकोष से मनमाना धन खर्च करने लगे थे। परिमाणतः एक और राजकोष की वृद्धि के लिए जनता पर मनमाने कर लगाए जा रहे थे, तो दूसरी ओर राजकोष का उपयोग निजी स्वार्थों की पूर्ति के लिए किया जा रहा था। राजा हमेशा सुरा सुंदरी की तलाश में रहता था, उसे जनता की चिंता नहीं थी। राज्य पर ऋण भार दिन प्रतिदिन बढ़ने लगा था। ऐसी विषम स्थितियों में नवीन विचारों के विकास के लिए नया आधार प्रस्तुत हुआ। अनावश्यक करारोपण। राजदरबार के भारी खर्चों की पूर्ति के लिए देश के निर्धनों पर अत्यधिक करारोपण किया जाने लगा। धनी वर्ग पर कर नहीं लगाया जाता था। भूमि पर पादरियों, सामंतों और बड़े बड़े धनिकों का स्वामित्व हो चुका था। छोटी जोतों पर गरीब किसान अपनी दर गुजर कर रहे थे। करारोपण का पूरा भार किसानों पर ही था। नोबुलों को करों से मुक्त रखा गया था। दक्षिण फ्रांस में भूमि तथा मकानों पर टैली नामक प्रत्यक्ष कर लगाया गया था। व्यापारियों और किसानों से उनकी आय का 50% भाग कर के रूप में वसूल कर लिया जाता था। यहाँ तक कि घटिया से घटिया नमक पर भी कर लगाया गया। किसानों की उपज के दाम काफ़ी घट गए थे। वे उस अनाज को विदेशों में भी अधिक नहीं बेच पाते थे, क्योंकि निर्यात करों ने विदेशों में भी अनाज के दाम बढ़ा दिए थे। फ्रांस का किसान एक ओर तो करों की चोट से घायल था, दूसरी ओर जमींदारों के अत्याचारों से भी भयभीत था। फ्रांस में जमींदारी प्रथा निर्दयतापूर्ण कार्य कर रही थी। किसान उनके क्रियाकर्मों से ऊब चुका था। सरकार द्वारा किसानों और व्यापारियों से पुल और पथ कर वसूल किया जाता था। कच्चे माल से लेकर निर्मित माल तक अनेक बिंदुओं पर करारोपण किया जाता था, जो वस्तुओं की उत्पादन लागत को बढ़ा रहा था। फ्रांस के अनावश्यक करारोपण के प्रभावों का जो परिणाम हुआ था, उसका उल्लेख करते हुए श्रीमती हिक्स ने लिखा है कि रोमन साम्राज्य के पतन का कारण त्रुटिपूर्ण ढंग से गठित और विस्तृत कर प्रणाली थी। इसी प्रकार फ्रांस की क्रांति का मुख्य कारण भी अन्यायपूर्ण कर प्रणाली ही थी, जिसमें निर्धन वर्ग की अपेक्षा धनिकों पर कर का भार कम था। फ्रांस में व्यक्तिगत करारोपण ही अन्यायपूर्ण नहीं था, बल्कि कर नीति भी अन्यायपूर्ण थी। अन्यायपूर्ण कर नीति भी घातक होती है। श्रीमती हिक्स के शब्दों में, किसी देश की राजनीतिक क्रांति में भी करारोपण का प्रभाव पड़ता है और उसका अर्थव्यवस्था पर तो अवश्य ही प्रभाव पड़ता है। करारोपण के प्रभाव में केवल व्यक्तिगत करों के प्रभाव को ही शामिल नहीं करती, बल्कि कर संबंधी नीति के प्रभावों को भी शामिल किया जाता है। वणिकवादी नीति। फ्रांस में वणिकवाद को कॉलबर्टवाद के नाम से पुकारा जाता था। संपूर्ण फ्रांस वित्त मंत्री कॉलबर्ट के आर्थिक नियंत्रणों से त्रस्त हो चुका था। वहाँ व्यक्तिगत आर्थिक स्वतंत्रता का गला घोट दिया गया था। आंतरिक व्यापार की अपेक्षा विदेशी व्यापार को सर्वाधिक महत्व दिया गया। मजदूरों और किसानों का शोषण करके देश में सोने चांदी के संग्रह को बढ़ाया गया था। फ्रांस के नए विचारकों ने व्यापार की अपेक्षा कृषि को तथा व्यापारी की अपेक्षा किसान को सम्मान दिया। आयात निर्यात पर लगे कड़े प्रतिबंधों को तोड़ा जाने लगा। अनाज के प्रतिबंधित व्यापार को स्वतंत्र व्यापार के रूप में विकसित किया गया। उन्होंने व्यापार की अपेक्षा कृषि को बढ़ावा दिया और बताया कि वास्तविक बचत कृषि से ही प्राप्त होती है। उनके विचारों ने लोगों को कृषि कार्य की ओर आकर्षित किया। व्यापार व उद्योग धंधों की अपेक्षा कृषि सुधार कार्यक्रमों को तेजी से लागू किया जाने लगा। फलतः फ्रांस में किसानों की दशा दिन प्रतिदिन सुधरती गई। इस व्यवस्था का प्रभाव यूरोप के अन्य देशों पर भी पड़ा और धीरे धीरे लोग इस नई व्यवस्था का स्वागत करने लगे। इंग्लैंड की कृषि क्रांति। प्रकृतिवाद के जन्म के समय इंग्लैंड में भूमि सुधार कार्यक्रम बड़ी तेजी से लागू किया जा रहा था। वहाँ कृषि का उत्पादन बढ़ने लगा और किसानों की दशा में आमूलचूल परिवर्तन होने लगे थे। इंग्लैंड की कृषि क्रांति फ्रांस के विचारकों को प्रभावित किए बिना नहीं रह सकती थी। कैने स्वयं एक किसान था। उसने अपने देश में इंग्लैंड के ही समान कृषि कार्यक्रमों को लागू करना प्रारंभ कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप फ्रांस में भी कृषि और कृषक की दशा में परिवर्तन होने लगा। लोगों का विश्वास व्यापार में से उठकर कृषि पर केंद्रित होने लगा।
आत्मगत शक्तियों का प्रारंभ। राजा लुई 14वें की मृत्यु के बाद फ्रांस में जनता के विचारों में परिवर्तन होने लगा। पुरानी आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था के विरुद्ध घोर आपत्ति की जाने लगी थी। वैज्ञानिक क्षेत्रों में नई नई खोजें हो चुकी थी। 18वीं शताब्दी के मध्य तक पुराने विचारों को तोड़ने का काम बड़ी तेजी से प्रारंभ हो गया था। व्यक्ति को राजनीति और दर्शन का केंद्र माना गया। प्राकृतिक विज्ञान के नियम इतने अधिक विकसित हो चुके थे कि लोगों ने उनका अनुकरण करके सुख शांति प्राप्त करने का संकल्प कर लिया था। लोगों के बीच ये विचार पनपने लगा था कि प्रकृति ही सर्वोत्तम सत्ता है। अन्य सत्ताओं की अपेक्षा यही सत्ता मनुष्य का विकास कर सकती है। न्यूटन प्रकृति संबंधी अपने आविष्कारों तथा अपने दर्शन के लिए काफ़ी प्रसिद्ध हो गया और शैफ्ट्सबरी तथा ह्यूम की भी काफ़ी प्रशंसा की जाने लगी थी। प्रकृतिवाद इन्हीं सब बातों का सामूहिक परिणाम था। विशेषकर यह कहा जा सकता है कि फ्रांस के विचारकों में अद्भुत आत्मशक्ति का उदय हो गया, जिसने उन्हें नई दिशा में सोचने के लिए प्रेरित किया। प्रकृतिवाद को जन्म देने वाली उपयुक्त परिस्थितियों के अतिरिक्त फ्रांस में अन्याय और अत्याचार के विरुद्ध घोर प्रतिक्रिया प्रारंभ हुई थी। नए विचारक राजा के ईश्वरीय अधिकार डिवाइन राइट्स को चुनौती देने लगे थे और अब वे प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों पर आधारित अधिक सरल और विवेकपूर्ण नियमों की खोज में जुट चुके थे। प्रकृतिवाद को इस राजनीतिक चेतना से बड़ी शक्ति मिली और वे तेजी से विकसित होने लगी। प्रकृतिवादियों के आर्थिक विचार। प्रकृतिवादियों के आर्थिक सिद्धांतों का निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत अध्ययन किया जा सकता है। प्राकृतिक व्यवस्था का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ नेचुरल ऑर्डर। प्रकृतिवादी इस व्यवस्था को प्राकृतिक व्यवस्था का विज्ञान, साइंस ऑफ द नेचुरल ऑर्डर भी कहते थे। इस व्यवस्था का संकेत रूसो के ग्रंथ कॉन्ट्रैक्ट सोशल में मिलता है। कॉन्ट्रैक्ट सोशल रूसो। परंतु रूसो प्रकृतिवादी संप्रदाय से अलग ही रहा था। प्रकृतिवादियों ने वणिकवाद की आलोचना करते हुए प्राकृतिक व्यवस्था की सराहना की थी। उनके अनुसार ये व्यवस्था थी जो प्राकृतिक नियमों के अनुसार संचालित होती थी। इस व्यवस्था से किसी को दुख या कष्ट नहीं पहुंचाया जा सकता। अप्राकृतिक व्यवस्था की रचना मनुष्य करता है और उस व्यवस्था में स्वार्थ प्रमुख होता है। व्यवस्था को बनाने वालों को ही उसका लाभ मिलता है, न कि अन्य लोगों को। प्रकृति के नियम सबके लिए समान रूप से क्रियाशील होते हैं। प्रकृति स्वार्थी नहीं होती, उसमें समदर्शिता का गुण होता है, इसलिए वह सबका हित चाहती है। प्रकृतिवादी समझते थे कि यह व्यवस्था ईश्वरीय है और भगवान ने दया करके उसे मानव जाति के लिए बनाया है। अतः यह व्यवस्था पवित्र, मानव कल्याण की द्योतक, शाश्वत और अपरिवर्तनीय है। फ्रांस में जब प्राकृतिक व्यवस्था के विचार दिए जा रहे थे, तब अनेक लोगों को यह आशंका होने लगी थी कि इस व्यवस्था को कैसे समझा जाए और अपनाया जाए। इस शंका का निवारण प्रकृतिवादी यह कहकर करते थे कि प्राकृतिक व्यवस्था मनोवैज्ञानिक है और आध्यात्मिक है, जो किसी भी सुसंस्कृत एवं बुद्धिमान व्यक्ति के विचार करने पर समझ में आ जाएगी। इस व्यवस्था को किसी वैज्ञानिक विधि से नहीं देखा जा सकता है, केवल आत्मनिरीक्षण और गहन विचार द्वारा ही इसका अनुभव हो सकता है। इस व्यवस्था का अनुभव हो जाने पर हम प्रतिदिन के व्यवहार में उसी के अनुकूल आचरण करने लगेंगे। प्रकृतिवादियों का विचार था कि इस व्यवस्था को आत्मज्ञान से ही प्राप्त किया जा सकता है और एक बार इसके लाभों की जिसको जानकारी हो जाती है, वे कभी भी इसके लाभों को अस्वीकार नहीं कर सकता है। इस व्यवस्था को व्यवहारिक बनाने के लिए केनेन ने सुझाव दिया है कि राज्य को ऐसी शिक्षा का समुचित प्रबंध करना चाहिए जो लोगों को प्राकृतिक व्यवस्था की जानकारी प्रदान कर सके। प्रकृतिवादियों को प्राकृतिक व्यवस्था पर अटूट विश्वास था। वे इस व्यवस्था में ईश्वर का अंश मानते थे तथा उन्होंने इस व्यवस्था को अपरिवर्तनीय भी समझ लिया था। इस संदर्भ में मर्सियर द ला रिवियर ने लिखा है कि उसके या प्रकृति के नियम बदले नहीं जा सकते। प्रकृति का संबंध मानव जाति की आत्मा से, ईश्वर की इच्छा के प्रतीक है। हमारे सभी हित, हमारी सभी इच्छाएं एक ही केंद्र बिंदु पर आकर केंद्रित होती है। इन सब का उद्देश्य सर्वव्यापी शांति से है। हमें इसे ईश्वरीय देन समझना चाहिए, जिसकी यह इच्छा है कि पृथ्वी पर सभी लोग सुख शांति से रहें। प्रकृतिवादी विचारकों ने प्राकृतिक व्यवस्था का जो सिद्धांत दिया वह अस्पष्ट तथा अनिश्चित है। वह इस व्यवस्था की स्पष्ट रूपरेखा प्रस्तुत नहीं कर सके। इस बात को हम प्राकृतिक व्यवस्था की व्याख्या करके स्पष्ट कर सकते हैं। सामान्यतः प्राकृतिक व्यवस्था के निम्नलिखित अर्थ हो सकते हैं।
रूसो की प्राकृतिक व्यवस्था। इस इस व्यवस्था के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति अपना जीवन प्राकृतिक नियमों के अनुसार चलाता है। इसका पालन करने वाला व्यक्ति कृत्रिमता और आधुनिक सभ्यता से दूर ही रहता है। एक प्रकार से ये जंगली अवस्था है, परंतु प्रकृतिवादियों की प्राकृतिक व्यवस्था इससे भिन्न है। वह सुरक्षा, सामाजिक व्यवस्था तथा व्यक्तिगत संपत्ति के समर्थक थे। इस प्रकार रूसो की प्राकृतिक व्यवस्था और प्रकृतिवादियों के प्राकृतिक विधान में बहुत अंतर है। इस संदर्भ में जीड और रिस्ट ने लिखा है कि प्रकृतिवादियों में जंगलीपन या बर्बरता का कोई लक्षण नहीं था। वे सब प्रतिष्ठित और सम्मानपूर्ण जीवन व्यतीत करने वाले व्यक्ति थे। पता नहीं प्रकृतिवाद का नेता कैने किस प्रकार की प्राकृतिक व्यवस्था चाहता था। उसकी निम्नलिखित दो बातें प्राकृतिक व्यवस्था को और भी अधिक भ्रमपूर्ण बना देती हैं। पहला, प्राकृतिक अधिकार प्रकृति की अवस्था में निर्धारित नहीं हो सकता। दूसरा, प्राकृतिक अधिकार तभी उत्पन्न होता है जब न्याय और श्रम प्रतिष्ठित होते हैं। प्रकृतिवादी विचारक पादरियों, गवर्नरों, शाही चिकित्सकों, मजिस्ट्रेटों आदि के रूप में सम्मानित जीवन व्यतीत कर रहे थे। संभवतः इसलिए उन्हें संपत्ति, सुरक्षा और स्वतंत्रता का बहुत अधिक ध्यान था। उन्होंने इन्हीं बातों को प्राकृतिक व्यवस्था का आधार माना था। प्रकृतिवादियों की प्राकृतिक व्यवस्था वास्तविक प्राकृतिक विधान से इस अर्थ में भिन्न थी कि वे इस व्यवस्था के द्वारा एक व्यवस्थित समाज की रचना करना चाहते थे। इस संदर्भ में हैने ने ठीक लिखा है कि सामाजिक प्राकृतिक विधान प्राकृतिक व्यवस्था से भिन्न है, क्योंकि प्राकृतिक विधान नियमों तथा व्यक्तिगत संपत्ति पर आधारित है। दूसरा, जड़वत प्राकृतिक व्यवस्था। प्राकृतिक व्यवस्था का दूसरा अर्थ स्पष्ट करते हुए जीड और रिस्ट ने लिखा है कि जब मानव समाज भी उन्हीं प्राकृतिक नियमों से संचालित होने लगता है जिन नियमों से जड़ जगत तथा पशु जगत संचालित होता है, तो उसे भी प्राकृतिक विधान कहा जाएगा। इस व्याख्या के बाद एक सीमा तक तो यह लगता है कि प्रकृतिवादियों की प्राकृतिक व्यवस्था इसी व्यवस्था से संबंधित है। कैने सर्जन था। रक्त संचार के नियम को उसने संपत्ति के परिभ्रमण के सिद्धांत के साथ जोड़कर अपने आप को प्राकृतिक व्यवस्था का मसीहा सिद्ध करने की असफल चेष्टा की थी। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि प्रकृतिवादी नियतिवादी सामाजिक व्यवस्था को नहीं मानते थे। वे उस व्यवस्था से भी काफ़ी आगे बढ़ चुके थे। प्राकृतिक विधान या प्राकृतिक व्यवस्था की सही जानकारी प्राप्त करने के बाद हम ये कह सकते हैं कि प्रकृतिवादियों का प्राकृतिक व्यवस्था का सिद्धांत उक्त वर्णित विधानों से भिन्न है। उनकी प्राकृतिक व्यवस्था वह व्यवस्था है जो भगवान ने मनुष्य जाति के आनंद के लिए बनाई है। ये देवी आदेश है तथा इसे समझना मनुष्य का कर्तव्य है और अपने जीवन को इसके अनुकूलतम बनाना दूसरा कर्तव्य है। प्रकृतिवादियों की प्राकृतिक व्यवस्था की विशेषताएं निम्नलिखित है। पहला, प्राकृतिक व्यवस्था का कोई प्रमाण नहीं दिया जा सकता, यह आत्मनिरीक्षण से ही प्राप्त होती है। दूसरा, प्राकृतिक व्यवस्था मनुष्य को स्वर्गीय आनंद की अनुभूति कराती है। तीसरा, प्राकृतिक व्यवस्था सार्वभौमिक सत्यता से पूर्ण है। चौथा, प्राकृतिक व्यवस्था भगवान के द्वारा पूरे संसार के लिए बनाई गई, इसमें कृत्रिमता का अंश बिल्कुल नहीं है। आधुनिक दृष्टि से प्राकृतिक व्यवस्था की संपूर्ण धारणा बड़ी अस्पष्ट, लेकिन तत्कालीन यूरोप के विद्वानों ने इसे महान खोज बताया। इस व्यवस्था के प्रभाव अग्रलिखित हैं। प्राकृतिक व्यवस्था ने एडम स्मिथ तथा उनके आर्थिक विचारों को बहुत ज़्यादा प्रभावित किया था। दूसरा, व्यक्तियों और संस्थाओं को स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ दिया गया, विशेषकर व्यक्तिगत स्वतंत्रता की भावना फैलने लगी। तीसरा, स्वतंत्र छोड़ दो, अपना मार्ग स्वयं निश्चित करने दो, लेजिस फेयर लेजिस पासर के सिद्धांत का उद्गम इसी विचार से हुआ था। आर्थिक क्षेत्र में सरकारी हस्तक्षेप के विरुद्ध स्वतंत्रता एक प्रभावशाली नारा बन चुका था। संक्षेप में कहा जा सकता है कि प्राकृतिक नियम किसी भी तरह से मानव जाति की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित नहीं करते, क्योंकि इनका एक बड़ा लाभ यही है कि वे अधिक स्वतंत्रता प्रदान करते हैं। शुद्ध उपज।
आर्थिक विचारों के इतिहास में प्रकृतिवादियों के अतिरेक संबंधी विचारों का विशिष्ट स्थान है। शुद्ध उपज नेट प्रोडक्शन अथवा वास्तविक उत्पादन वह मात्रा है जो कुल उत्पादन में से लागत को घटाने पर प्राप्त होती है। प्रकृतिवाद का शुद्ध उपज संबंधी विचार कृषि क्षेत्र तक ही सीमित है। संकुचित धारणा होते हुए भी अतिरेक संबंधी विचार विशिष्ट स्थान रखता है, क्योंकि अतिरेक ही समाज की असली आय है। इस बात की पुष्टि दूपों के कथन से होती है कि मनुष्य की जाति की समृद्धि अधिकतम शुद्ध उपज पर आश्रित है। प्रकृतिवादियों का विचार था कि जिन व्यवसायों में मनुष्य की अपेक्षा प्रकृति का हाथ अधिक होता है वहाँ शुद्ध उपज प्राप्त होती है। उनके अनुसार कृषि व्यवसाय ही एकमात्र ऐसा व्यवसाय है जो शुद्ध उपज अथवा अतिरेक को उत्पन्न करता है। कृषि के अतिरिक्त अन्य सभी व्यवसाय अनुत्पादक हैं तथा उनमें लगा श्रम भी अनुत्पादक है। कृषि व्यवसाय ही एकमात्र ऐसा व्यवसाय है जो राष्ट्र को समृद्धि की दिशा में ले जा सकता है। प्रकृतिवादियों के इस विचार ने वणिकवादियों के व्यापार संबंधी विचारों पर गहरी चोट की है। वणिकवादियों ने जिस कृषि को हेय तथा उपेक्षित व्यवसाय समझ लिया था, उसी को प्रकृतिवादियों ने पूजनीय समझा। वास्तव में यदि वे ऐसा नहीं करते तो उनकी प्राकृतिक व्यवस्था का जो सिद्धांत है वह अव्यवहारिक हो गया होता। कृषि की श्रेष्ठता को स्वीकार करते हुए केनेन ने कहा था कि कृषि राज्य के समस्त धन तथा समस्त नागरिकों के धन का स्रोत है। उद्योग एवं वाणिज्य को बांझ पेशे स्टेराइल प्रोफेशन मानते थे, स्टेराइल, जिनसे कोई संपत्ति सृजन तो नहीं होता। हाँ, इस क्रिया में वस्तु का रूप परिवर्तन अवश्य होता है। उस समय की धारणा के अनुसार रूप परिवर्तन को वास्तविक उत्पादन नहीं समझा जाता था, जैसा कि वर्तमान में समझा जाता है। कृषि ही एकमात्र ऐसा व्यवसाय था जो उत्पादन का प्रमुख स्रोत तथा अतिरिक्त पैदा करके जन जीवन में खुशहाली ला सकता था। इस तथ्य को कहने की अपेक्षा ली त्रॉन ने अधिक स्पष्ट किया था। वह लिखता है कि यह भौतिक सत्य है कि पृथ्वी ही सभी वस्तुओं के उत्पादन का स्रोत रही। यह इतना स्पष्ट है कि इसमें कोई संदेह भी नहीं है। अतिरेक का विचार संकुचित होते हुए भी इसलिए महत्वपूर्ण बन गया कि वह कृषि व्यवसाय पर ही अन्य व्यवसाय को आधारित मानता था। यह सत्य है कि कृषिजन्य उत्पादन ही शेष व्यापार वाणिज्य और उद्योग धंधों का आधार है। पेशेवर श्रेणी विभाजन। निर्बाधावादियों या प्रकृतिवादियों ने पेशों का वर्गीकरण करके सिद्ध किया कि कृषि और कृषक ही सर्वश्रेष्ठ व्यवसाय और साधन के रूप में है। उनका पेशेवर श्रेणी विभाजन अग्र प्रकार है। प्रथम श्रेणी। इस श्रेणी में कृषि और किसान को शामिल किया गया था। समाज में सर्वोच्च श्रेणी थी। इसे सम्मान के रूप में देखा जाता था। जिस प्रकार वाणिज्यवाद में व्यापारी का सम्मान सार्वजनिक समारोह में किया जाता था, उसी प्रकार किसान को भी आमंत्रित किया जाने लगा। कृषि जीवन की रक्षा करती थी और आय का अनिवार्य स्रोत भी है। कृषि ही उत्पादन का एकमात्र उत्पादक साधन है। अन्य पेशों में लगे श्रमिकों को इन्होंने अनुत्पादक माना है। द्वितीय श्रेणी। प्रकृतिवादियों ने द्वितीय श्रेणी में व्यापार, वाणिज्य, उद्योग तथा यातायात को सम्मिलित किया है। व्यापारिक दृष्टिकोण से इन महत्वपूर्ण इकाइयों को दूसरी श्रेणी में इसलिए रखा गया क्योंकि इनसे संपत्ति का उत्पादन नहीं होता। इन इकाइयों से मात्र कृषि से उत्पन्न वस्तुओं या संपत्ति का प्रतिस्थापन, हस्तांतरण या परिवर्तन ही किया जाता है। तृतीय श्रेणी। प्रकृतिवादियों ने तृतीय श्रेणी में कारीगरों और निर्माताओं को रखा था। इस श्रेणी के लोगों को तुर्गों ने कृषकों के किराए के ट्रैक्टर हायरलिंग्स ऑफ एग्रीकल्चरिस्ट कहा था, क्योंकि इस श्रेणी के लोग अपनी आय को कृषकों से दूसरे रूप में प्राप्त करते हैं। उपरोक्त पेशेवर वर्गीकरण से यह नहीं समझ लेना चाहिए कि प्रकृतिवादी विचारक व्यापार व उद्योग को समाप्त कर देना चाहते थे। वे उसे अनुत्पादक अवश्य मानते थे, परंतु व्यर्थ नहीं समझते थे। वे उसके विकास के बारे में भी प्रयत्नशील थे, क्योंकि बोधों के विचारों से ऐसा ही लगता है। वह लिखता है कि यह व्यर्थ नहीं है, बल्कि ऐसे कार्य हैं जिनके द्वारा जीवन की आवश्यकताएं और सुविधाएं उपलब्ध होती है तथा जिन पर मनुष्य की जिंदगी की सुरक्षा और कुशलता निर्भर होती है। प्रकृतिवादी विचारक भूमि को उत्पत्ति का सबसे महत्वपूर्ण साधन मानते थे, लेकिन इस बात पर उनके विचारों में भिन्नता देखने को मिलती है। उदाहरण के लिए कुछ विचारकों का मत है कि कृषि के साथ साथ खान खोदना और मछली पकड़ने के कार्यों को भी उत्पादक माना जाना चाहिए, परंतु अन्य प्रकृतिवादी ऐसा नहीं मानते थे।
इस संदर्भ में तुर्गों के विचारों का उल्लेख किया जा सकता है। भूमि प्रतिवर्ष फल उत्पन्न करती है, परंतु खान फल पैदा नहीं करती, वह स्वयं ही फल है। संक्षेप में प्रकृतिवादी कहते हैं कि व्यक्ति धन या वस्तुओं का रूपांतर ही कर सकता है, वह धन उत्पन्न नहीं कर सकता। प्रकृति के सहयोग से भूमि ही धन उत्पन्न कर सकती है, इसलिए भूमि ही वास्तविक उत्पत्ति का श्रेष्ठ साधन है। प्रकृतिवादियों द्वारा कृषि को महत्व देने के कारण। प्रकृतिवादियों ने कृषि को निम्नलिखित कारणों से सर्वाधिक महत्व दिया था। पहला, प्रकृतिवादी समझते थे कि भूमि से हमें जो कुछ मिलता है वह ईश्वर देता है, जबकि उद्योगों से प्राप्त होने वाली वस्तु मनुष्य देता है। दूसरा, प्रकृतिवाद के समय फ्रांस के धनी और पादरी लोग लगान से प्राप्त राशि पर ही अपना विलासी जीवन व्यतीत करते थे। तीसरा, प्रकृतिवादियों का प्रमुख नेता केने स्वयं भूस्वामी था। जब उनका नेता ही कृषि व्यवसाय को सर्वश्रेष्ठ बता रहा तो उसके शिष्य इस दौड़ में पीछे कैसे रह सकते थे। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में शुद्ध उपज की आलोचना। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में शुद्ध उपज का सिद्धांत उपयुक्त नहीं है। इसकी निम्नलिखित आलोचनाएं की जा सकती हैं। पहला, प्रकृति के सहयोग का सही अर्थ न समझना। प्रकृतिवादियों की धारणा भ्रामक है कि शुद्ध उपज केवल कृषि से ही उत्पन्न होती है। सत्य है कि उत्पादन में प्रकृति मनुष्य के साथ सहयोग करती है, परंतु यह सहयोग केवल कृषि व्यवसाय तक ही सीमित नहीं रहता है। प्रत्येक प्रकार के निर्माण में प्रकृति का सहयोग बराबर बना रहता है, चाहे वह वन, खान, मछली और निर्माण उद्योग ही क्यों न हो। उत्पादन के संबंध में उनकी धारणा स्थूल पदार्थ मैटर के सृजन की थी। लगता है कि उन्हें इस बात की विशेष जानकारी नहीं थी कि उत्पादन वास्तव में उपयोगिता और मूल्य का सृजन भी करता है। प्रकृतिवादी इतना तो अवश्य जानते थे कि बीज की अपेक्षा फसल कई गुना अधिक पैदा होती, अतः उन्होंने सोच लिया था कि कृषि ही अतिरेक या आधिक्य उत्पन्न करती है। इसके विपरीत उद्योग केवल वस्तु का रूप परिवर्तन करते हैं, इसलिए वे किसी प्रकार की शुद्ध उपज नहीं करते। इन धारणाओं से ऐसा लगता है कि प्रकृतिवादी पदार्थों के संरक्षण नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर से परिचित नहीं थे। कृषि व निर्माण उद्योगों में आधारभूत अंतर न करना। प्रकृतिवादियों ने कृषि और निर्माण उद्योग को अलग अलग मान लिया था, परंतु उन दोनों व्यवसाय में विशेष अंतर नहीं है। उन्होंने कृषि और उद्योग को इस आधार पर अलग माना कि कृषि वास्तविक वस्तु का उत्पादन करती है, जबकि उद्योग कृषि से उत्पन्न वस्तु का रूप परिवर्तन करते हैं। यदि देखा जाए तो दोनों ही क्षेत्रों के उत्पादन में रूप परिवर्तन की एक जैसी क्रिया पाई जाती है। कृषि व्यवसाय को ही ले लीजिए, उससे जो अनाज, कपास, जूट, तिलहन आदि पैदा होते हैं वह हवा, पानी, उर्वरक, खनिज, मिट्टी आदि के ही परिवर्तित रूप है। इसी प्रकार निर्माण उद्योग भी कपास या जूट का रूप बदलकर कपड़ा, चटाई आदि बना लेते हैं। अतः कृषि व्यवसाय को शुद्ध उपज का स्रोत नहीं कहा जा सकता। इस संबंध में जीड और रिस्ट के विचार उल्लेखनीय है। वे लिखते हैं कि अनाज का दाना, जो एक अनाज की बाल का रूप धारण करता है, मिट्टी, हवा आदि से आवश्यक पदार्थों को ग्रहण करके ही ऐसा बनता है। उसी प्रकार एक रोटी बनाने वाला व्यक्ति भी उसी अनाज को पानी, नमक और खमीर आदि से रोटी बनाता है। कृषि और उद्योगों की परस्पर निर्भरता। प्रकृतिवादियों के अनुसार उद्योग पूर्णतः कृषि पर निर्भर है, जबकि कृषि उद्योग पर निर्भर नहीं है। उनका ये विचार गलत है। उद्योग कृषि उत्पादन में भी सहायक होते हैं। जैसे नई नई मशीनों से खेती, उर्वरक, सिंचाई के साधन आदि न हो तो कृषि में क्रांतिकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। आज विकासशील देशों की तुलना में विकसित देशों का कृषि उत्पादन इन्हीं औद्योगिक उपकरणों की सहायता से कई गुना अधिक बढ़ गया है। अतः कृषि और निर्माण उद्योग एक दूसरे के पूरक हैं। कृषि सदैव आधिक्य का उत्पादन नहीं करती। प्रकृतिवादियों की धारणा थी कि कृषि सदैव आधिक्य का उत्पादन करती है, जबकि उद्योग आधिक्य का उत्पादन नहीं करते। कृषि व्यवसाय और उद्योगों की आपस में तुलना की जाए तो स्पष्ट है कि जितना सुरक्षित व्यवसाय उद्योग है उतना कृषि नहीं है। कृषि व्यवसाय अनेक प्रकार के प्राकृतिक प्रकोपों से प्रभावित होता है, फलतः उसे अधिक हानि उठानी पड़ती है। अतः निर्माण उद्योग की तुलना में कृषि व्यवसाय को उदार नहीं कहा जा सकता। शुद्ध उपज की उक्त आलोचनाओं से यह नहीं समझ लेना चाहिए कि प्रकृतिवादियों का शुद्ध उपज का विचार अव्यवहारिक है। उनके आधिक्य के विचार ने ही बाद में लगान के सिद्धांत को जन्म दिया था। आधिक्य अथवा लाभ पर ही संपूर्ण अर्थव्यवस्था का संचालन होता है।
हाँ, इतना अवश्य है कि ये आधिक्य केवल कृषि से ही प्राप्त नहीं होता बल्कि अन्य व्यवसायों और सेवाओं से भी प्राप्त होता है। प्रकृतिवादियों ने इस आधिक्य को केवल कृषि व्यवसाय तक सीमित कर दिया था। उनके इस विचार से प्रेरित होकर लोगों का ध्यान कृषि कला के विकास की ओर आकर्षित हुआ। तीसरा है संपत्ति का परिभ्रमण, सर्कुलेशन ऑफ वेल्थ। प्रकृतिवादी विचारकों के नेता केने ने संपत्ति के वितरण का जो सिद्धांत प्रतिपादित किया था, उस सिद्धांत की उपयोगिता के बारे में मिराबो ने लिखा है कि जब से संसार प्रारंभ हुआ है तब से तीन महत्वपूर्ण आविष्कार ऐसे हुए जिन्होंने राजनीतिक समाज को स्थिरता प्रदान की। उनमें से पहला आविष्कार है लेखन कला का, दूसरा आविष्कार है द्रव्य का और तीसरा आविष्कार है आर्थिक सारणी, जो प्रथम दोनों आविष्कारों के उद्देश्यों की पूर्ति करती है। ये हमारे युग का एक महान आविष्कार है जिसका सुफल हमारी संतानें भोगेंगी। प्रकृतिवादियों के सामने वितरण की प्रमुख समस्या थी। इस समस्या के समाधान के लिए कैने ने डॉक्टर हार्वे के रक्त परिवहन सिद्धांत की सहायता ली थी। उसने 1758 में एक आर्थिक सारणी टेबुले इकोनॉमी या इकोनॉमिक टेबल से धन समाज में धन के परिभ्रमण की व्याख्या की थी। उसने स्पष्ट किया था कि समाज में धन का परिभ्रमण कुछ निश्चित नियमों के अनुसार ही होता है। आर्थिक सारणी को सन 1894 में ब्रिटिश इकोनॉमिक एसोसिएशन ने पुनः प्रकाशित किया। इससे स्पष्ट है कि यह सारणी बड़ी महत्वपूर्ण थी। धन के प्रवाह की यह विधि बड़ी रोचक थी, जिसे नीचे स्पष्ट किया जा रहा है। कैने ने समाज को तीन वर्गों में बांटा था। उत्पादक वर्ग, प्रोडक्टिव क्लास। इस वर्ग में कृषकों का प्रथम स्थान था। कृषकों के अतिरिक्त मछली पकड़ने वाले और खाने खोदने वालों को इस वर्ग में रखा गया था, परंतु इनका स्थान गौण था। दूसरा है संपत्तिवान वर्ग, प्रोप्राइटरी क्लास। दूसरे वर्ग में भूस्वामियों को रखा गया। कैने ने इस वर्ग को समाज के लिए उपयोगी बताया। यह वही वर्ग है जो धन लगाकर उत्पादन को बढ़ाता है। इस वर्ग में भूस्वामियों के अतिरिक्त राजाओं, उनके सलाहकारों, पादरियों तथा सैनिकों को रखा गया। इस वर्ग के लोगों की संख्या कुल जनसंख्या की एक चौथाई, 1/4 होती है। ये वर्ग किसानों से आय प्राप्त करके निम्न प्रकार के विनियोग करता है। पहला, भूमि में विनियोग, जंगलों को साफ करके कृषि योग्य बनाना। इसके अतिरिक्त उसके उपजाऊपन में और अधिक वृद्धि का प्रयास करना। दूसरा, वार्षिक विनियोग, यह खेती की वार्षिक उपज बढ़ाने में खर्च की जाने वाली राशि है। स्थायी विनियोग, भवन, पशुओं आदि पर किए जाने वाले व्यय को स्थायी विनियोग कहा जाता है। अनुत्पादक वर्ग, स्टेराइल क्लास। अनुत्पादक वर्ग के अंतर्गत उद्योगपतियों, घरेलू नौकरों, कलाकारों तथा मजदूरों को शामिल किया गया था। ये वर्ग भले ही अनुत्पादक है, परंतु इस वर्ग के द्वारा पैदा की गई वस्तुओं का उपभोग संपूर्ण समाज करता है। उक्त वर्गीकरण के अनुसार प्रथम वर्ग को उत्पादक कहा गया और इस वर्ग में कृषक को प्रमुख स्थान दिया गया। इस प्रकार शुद्ध उपज को किसान ही पैदा करता है। किसान की ये शुद्ध उपज उक्त वर्गों में किस प्रकार से वितरित होती है, इसकी व्याख्या अगर प्रकार है। मान लीजिए किसान 10 करोड़ रुपए मूल्य की वस्तु का उत्पादन करता है। किसान 10 करोड़ रुपए के उत्पादन में से 4 करोड़ रुपए के उत्पादन को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अपने पास रख लेता है। शेष 6 करोड़ रुपए के मूल्य की शुद्ध उपज का परिभ्रमण समाज में होता है। 6 करोड़ रुपए की मूल्य की शुद्ध उपज का परिभ्रमण अब होना है। अब मान लीजिए कि इस राशि में से 4 करोड़ रुपए के मूल्य का अनाज तथा 2 करोड़ रुपए के मूल्य का कच्चा माल जैसे चमड़ा और कपास आदि लिया जाता है। किसान 6 करोड़ रुपए की संपत्ति में से 4 करोड़ रुपए की संपत्ति को कर और लगान के रूप में संपत्तिवान वर्ग को दे देता है और शेष 2 करोड़ रुपए उद्योगपति से कपड़े, जूते आदि क्रय करने में खर्च कर देता है। इस प्रकार किसान का 4 करोड़ रुपया संपत्तिवान वर्ग के पास और 2 करोड़ रुपया उद्योगपतियों के पास चला जाता है। मान लीजिए उद्योगपतियों ने 4 करोड़ रुपए का माल पहले से ही तैयार करके रखा है। इस माल में से वे 2 करोड़ रुपए का माल किसानों को और 2 करोड़ रुपए का माल संपत्तिवान वर्ग को बेच देते हैं। इस प्रकार अब उद्योगपतियों के पास 4 करोड़ रुपए आ जाता है। संपत्तिवान वर्ग को प्रारंभ में कर और लगान के रूप में 4 करोड़ रुपए प्राप्त हुआ था। इस रुपए में से वे 2 करोड़ रुपए के आवश्यक साजो सामान उद्योगपतियों से खरीद लेते हैं और शेष 2 करोड़ रुपए का
अनाज किसानों से खरीद लिया जाता है। इस प्रकार संपत्तिवान वर्ग को जो धन मिला था वह पूरा का पूरा समाप्त हो जाता है। इस प्रारंभिक चरण में प्रथम बार किसान के पास 2 करोड़ रुपया लौट कर आ जाता है। उद्योगपतियों के पास 4 करोड़ रुपये आया था। अब वे इस रुपये में से 2 करोड़ रुपये का कच्चा माल और 2 करोड़ रुपये का अनाज किसानों से खरीद लेते हैं। उद्योगपति किसानों से जो कच्चा माल इस वर्ष खरीदते हैं वे अगले वर्ष के लिए उसका तैयार माल बना लेते हैं। इस प्रकार उद्योगपतियों का पूरा धन समाप्त हो जाता है और किसान के पास 4 करोड़ रुपये और आ जाता है। परिभ्रमण के कारण किसान के पास 2 करोड़ रुपया संपत्तिवान वर्ग से और 4 करोड़ रुपया उद्योगपति वर्ग से कुल 6 करोड़ रुपया आ जाता है। किसान ने जो 6 करोड़ रुपया समाज में प्रवाहित किया था बाद में वही 6 करोड़ रुपया लौटकर उसके पास आ जाता है जो फिर अगले वर्ष परिभ्रमण करता है। उक्त व्याख्या रक्त परिवहन के सिद्धांत पर आधारित है, जिसे हृदय रक्त को पूरे शरीर में प्रवाहित करता है और वही रक्त घूम फिर कर वापस हृदय में आता है। जिस प्रकार रक्त परिवहन की क्रिया सतत चलती रहती है इसी प्रकार संपत्ति परिभ्रमण की क्रिया भी सतत क्रियाशील रहती है। हम प्रारंभ में ही बता चुके हैं कि जैसे ही आर्थिक सारणी का उदय हुआ उसकी बुरी बुरी प्रशंसा की जाने लगी। इसे दुनिया का महान आविष्कार कहा जाने लगा। बौद्धों ने आर्थिक सारणी की प्रशंसा करते हुए लिखा है कि आर्थिक सारणी विज्ञान की प्रमुख स्थिति का इतना स्पष्ट ज्ञान प्रदान करती है कि समस्त यूरोप उसे स्वीकार करने को विवश है। परिभ्रमण सिद्धांत के दोष। आर्थिक सारणी की कितनी अधिक प्रशंसा क्यों न की जाए वह दोष मुक्त नहीं कही जा सकती। उसके प्रमुख दोष निम्नलिखित हैं। काल्पनिक सारणी। प्रकृतिवादियों की आर्थिक सारणी मनमानी, काल्पनिक और अमूर्त है। उदाहरण ये मान लेना कि केवल किसान ही शुद्ध उपज का उत्पादक है, बिल्कुल गलत है। इसके अतिरिक्त यह भी गलत है कि केवल उसी शुद्ध उपज का ही परिभ्रमण होता है। आधुनिक अर्थशास्त्री इस बात से सहमत है कि निर्माता भी शुद्ध उपज के उत्पादक है और उनकी उपज का भी परिभ्रमण होता है। समाज का वर्गीकरण उचित नहीं। समाज को 3 वर्गों में विभाजित किया गया जो उचित नहीं है। प्रकृतिवादियों ने समाज के केवल एक वर्ग को उत्पादक माना है। प्राय समाज का प्रत्येक व्यक्ति अथवा वर्ग किसी न किसी रूप में उत्पादक है और उसके द्वारा उत्पादित वस्तु का भी परिभ्रमण होता है। किसान का निर्धन होना। प्रकृतिवादियों की आर्थिक सारणी से ज्ञात होता है कि समाज का संपूर्ण धन अंत में सिमटकर किसानों के पास आ जाता है। यदि उनकी बात सही होती तो किसान को सबसे बड़ा धनी होना चाहिए था, परंतु वह सबसे ज़्यादा निर्धन है। भूस्वामी परावलंबी है। प्रकृतिवादी ने समाज का जो वर्गीकरण किया है इसमें उन्होंने उद्योगपतियों तथा उद्योग में काम करने वाले श्रमिकों को अनुत्पादक कहा। यदि देखा जाए तो भूस्वामी अनुत्पादक और परावलंबी है, परंतु प्रकृतिवादियों ने उसे अनुत्पादक नहीं कहा। इस संदर्भ में जीड और रिस्ट ने लिखा है, अनुत्पादक का दुर्नाम इस वर्ग को न देकर उद्योगपतियों और शिल्पकारों को दिया गया है। प्रकृतिवादी भूस्वामियों को अनुत्पादक वर्ग में सम्मिलित नहीं करते थे क्योंकि भूस्वामियों ने भूमि को साफ किया था और जल निकासी की व्यवस्था की थी। यदि भूस्वामी प्रारंभ में इस कार्य को नहीं करते तो कृषि व्यवसाय का अंत हो जाता। इसलिए भूस्वामियों को अनुत्पादक वर्ग की श्रेणी में नहीं रखा गया। भले ही वर्तमान परिस्थितियों में संपत्ति परिभ्रमण का उक्त सिद्धांत उपयुक्त नहीं है, परंतु तत्कालीन परिस्थितियों में इसका महत्वपूर्ण स्थान रहा है। अनेक आलोचनाओं के होते हुए भी उनके धन के प्रवाह संबंधी विचार का आर्थिक सिद्धांतों के क्षेत्र में बहुत महत्व रहा है। आर्थिक सारणी अर्थशास्त्र की सबसे आधुनिक शाखा अर्थमिति की अगुवा थी, इकोनोमेट्रिक्स, जो आर्थिक सिद्धांतों की संख्यात्मक जांच से संबंधित है। आर्थिक सारणी राष्ट्रीय आय के वितरण की समस्या को समझने का सर्वप्रथम प्रयास थी। आधुनिक भाषा में आर्थिक सारणी को हम सामान्य सामयिक की धारणा, कंसेप्ट ऑफ जनरल इक्विलिब्रियम कह सकते हैं। आर्थिक सारणी में उन्होंने आर्थिक क्रियाओं को एक चक्रदार प्रवाह, सर्कुलर फ्लो के द्वारा स्पष्ट किया। निर्बाधावादी सिद्धांत के महत्व का सर्वप्रथम मार्क्स के द्वारा और बाद में शुम्पेटर द्वारा भलीभांति समझाया गया था। मूल्य संबंधी विचार। प्रकृतिवादियों ने मूल्य के संबंध में कोई वैज्ञानिक विचार नहीं दिया। उनका पूरा ध्यान उत्पादन पर ही केंद्रित था। मूल्य के संबंध में उनके कुछ विचार यत्र तत्र अवश्य मिल जाते हैं। उनके अनुसार मूल्य 2 प्रकार के हो सकते हैं। एक आधारभूत मूल्य
प्राइस फंडामेंटल और फंडामेंटल प्राइस, ये मूल्य लागत पर आधारित है। बाद में इस मूल्य को सामान्य मूल्य नॉर्मल प्राइस कहा जाने लगा। दूसरा, प्रचलित मूल्य प्राइस कोरेंट और करेंट प्राइस। प्रिक्स कोरेंट और करंट प्राइस वह बाजार मूल्य था जो दुर्लभता और प्रचुरता के कारण क्रेताओं और विक्रेताओं के मोल भाव करने की क्षमता से निर्धारित होता है। प्रचलित मूल्य की धारणा से मांग और पूर्ति के सिद्धांत का संकेत हमें मिलता है। प्रकृतिवादियों ने कृषि के लिए एक उचित मूल्य का सुझाव दिया था। वह मूल्य और उपयोगिता में भेद करते थे, किंतु मूल्य और कीमत में भेद नहीं करते थे। मूल्य से उनका तात्पर्य विनिमय मूल्य से ही था। उनके मूल्य संबंधी सिद्धांत से इस बात की जानकारी नहीं होती है कि वे मूल्य अथवा कीमत का निर्धारण किस प्रकार करते थे। केने तथा तुर्गो बाजार मूल्यों में अधिक रुचि रखते थे, जिसके बारे में उनका विश्वास था कि यह वस्तु की पूर्ति और क्रेताओं और विक्रेताओं के मध्य होने वाली प्रतियोगिता से प्रभावित होता है। दूसरे शब्दों में उनका मूल्य सिद्धांत मांग पूर्ति का सिद्धांत है। उन्होंने एक स्वाभाविक मूल्य नेचुरल प्राइस की भी चर्चा की थी। प्राकृतिक मूल्य या स्वाभाविक मूल्य का निर्धारण कैसे होगा, इस बात की व्याख्या उन्होंने नहीं की। तुर्गो का कहना था कि एक व्यक्ति किसी वस्तु का मूल्य अपने लिए उसकी उपयोगिता के अनुसार लगाता है। जब दो वस्तुओं की एक सी उपयोगिता होती है, वहाँ वस्तु का मूल्य उसके निर्माण में लगे श्रम से निश्चित होता है। परंतु प्रकृतिवादियों ने यह कभी नहीं कहा कि मूल्य लागत से तय होता है। हाँ, वे इस बात को मानते थे कि वस्तु की कीमत इतनी अवश्य होनी चाहिए जिससे वस्तु की सभी लागतें प्राप्त हो सके। प्रकृतिवादियों का मूल्य संबंधी विचार भ्रामक और अस्पष्ट अवश्य है, परंतु उनके इस विचार से मूल्य के श्रम सिद्धांत का संकेत मिलता है, जिसे आगे चलकर एडम स्मिथ और कार्ल मार्क्स ने विकसित किया था। मजदूरी, जनसंख्या और ब्याज संबंधी विचार। मजदूरी, निर्वादावादियों या प्रकृतिवादियों ने मजदूरी के संबंध में कोई उल्लेखनीय विचार प्रस्तुत नहीं किया है। फ्रांस में उस समय जो प्रचलित मजदूरी थी वह उस समय की परिस्थितियों के अनुरूप ही थी, अतः मजदूरी निर्धारण की कोई विशेष समस्या भी नहीं थी। प्रकृतिवादियों का विचार था कि मजदूर अपनी आवश्यकता अनुसार पर्याप्त मजदूरी प्राप्त कर लेता है। तुर्गो के अनुसार मजदूरों की अधिकता के कारण मालिक कम से कम मजदूरी देगा, फिर भी यह मजदूरी इतनी होगी कि मजदूर की जीविका थोड़ी विलासिता और थोड़ी बचत के लिए भी काफ़ी होगी। जनसंख्या, निर्वादावादी जनसंख्या के बारे में प्राकृतिक व्यवस्था को लागू करना चाहते थे। उनका विचार था कि जनसंख्या बढ़ेगी अवश्य, परंतु वे अत्यधिक जनसंख्या से भी भयभीत नहीं थे। ओवर पॉपुलेशन, उन्होंने जनसंख्या के बढ़ने तथा घटने की प्रवृत्ति को कृषि के उत्पादन के साथ संबंधित किया था। प्रकृतिवादियों के अनुसार वास्तविक उत्पत्ति कृषि उत्पादन की वृद्धि जनसंख्या को भी बढ़ा देती, और यदि कृषि उत्पादन न बढ़ाया गया तो जनसंख्या स्वतः ही कम हो जाएगी। ब्याज, निर्वादावादियों का विचार था कि ब्याज देना इसलिए उचित है क्योंकि भूमि शुद्ध उपज प्रदान करती है। ब्याज दर शुद्ध उपज और उसके मूल्य पर निर्भर करती है, अर्थात अनाज का भाव जितना ही अधिक होगा वास्तविक बचत उतनी ही अधिक होगी और उतनी ही ज़्यादा ब्याज दर होगी। केने का कहना था कि खेती में जहाँ पूंजी के प्रयोग से शुद्ध उपज में वृद्धि होती, ब्याज देना ठीक है, लेकिन उद्योगों में जहाँ संपत्ति की वृद्धि नहीं होती है ब्याज देना उचित नहीं है। प्रकृतिवाद का व्यवहारिक पक्ष। प्रकृतिवाद के कुछ महत्वपूर्ण व्यवहारिक पक्षों को नीचे प्रस्तुत किया जा रहा है। व्यापार संबंधी विचार। प्रकृतिवादियों ने व्यापार को अनुत्पादक और बांझ बताया था, जिसके अनुसार विनिमय के अंतर्गत एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को उतना ही देता है जितना कि वह दूसरे व्यक्ति से प्राप्त करता है। इस प्रकार का विनिमय या व्यापार किसी नई वस्तु का उत्पादन नहीं करता है, इससे धन बढ़ने की अपेक्षा घट जाता है। प्रकृतिवादियों, विशेषकर मर्सियर ला रिवेरे ने व्यापार की तुलना एक शीशे से की है। जिस प्रकार अनेक शीशों में एक ही व्यक्ति अनेक रूपों में दिखाई देता है, उसी प्रकार से उत्पादन के क्षेत्र में व्यापार भी एक छलावा है। रिविएरे के शब्दों में व्यापार से संपत्ति में उसी प्रकार वृद्धि होती जिस प्रकार शीशों के सामने एक चीज को लाने से कई चीजें बन जाती है। व्यापार उत्पादन में वृद्धि नहीं कर सकता। इस संदर्भ में ली त्रॉन ने लिखा है कि विनिमय के अंतर्गत समान मूल्य के बदले में समान मूल्य दिया जाता है, इसलिए धन वृद्धि का साधन नहीं हो सकता, क्योंकि एक व्यक्ति उतना ही देता है जितना कि दूसरा प्राप्त करता है, किंतु वे आवश्यकताओं की संतुष्टि तथा विभिन्न प्रकार के उपभोग के
साधन है। निर्बाधावादियों का ये मत वर्तमान समय के अर्थशास्त्रियों के मत से भिन्न है। वर्तमान समय के अर्थशास्त्री कहते हैं कि उपयोगिता भी संपत्ति में वृद्धि करती है और इससे भी दोनों पक्षों को लाभ होता है, परंतु प्रकृतिवादी उपयोगिता के वास्तविक तत्व को नहीं समझ पाए थे, इसलिए उन्होंने व्यापार को बांझ समझ लिया था। प्रकृतिवादियों ने विनिमय के प्रत्येक कार्य को अनुत्पादक समझ लिया था। उनके मतानुसार व्यापार, चाहे वह आंतरिक हो या अंतर्राष्ट्रीय, अनुत्पादक ही होता है। विदेशी व्यापार के बारे में जिसे वाणिज्यवादियों ने आय व समृद्धि का महत्वपूर्ण साधन मान लिया था, प्रकृतिवादियों ने विपरीत विचार करते हुए कहा कि आंतरिक व्यापार की तरह विदेशी व्यापार में भी कोई वास्तविक उत्पत्ति नहीं होती, क्योंकि एक देश का लाभ दूसरे देश की हानि होती है। इतना सब कुछ मान लेने के बाद भी प्रकृतिवादी विदेशी व्यापार को अनावश्यक नहीं समझते थे। रिविएरे का विचार था कि विदेशी व्यापार एक आवश्यक बुराई है। विदेशी व्यापार उन वस्तुओं के संबंध में अनिवार्य समझा जाता है जिन वस्तुओं को स्वदेश में उत्पन्न नहीं किया जा सकता है। संक्षेप में, एक देश को विदेशों से वह वस्तु आयात करनी चाहिए जिनका उत्पादन उस देश में नहीं होता, और अपने देश से विदेशों को वह वस्तु भेजनी चाहिए देश में उपभोग करने के बाद भी शेष बच जाती। ये बड़ी विचित्र बात है कि प्रकृतिवादी एक ओर तो व्यापार को अनुत्पादक और बांझ कहते हैं, दूसरी ओर स्वतंत्र व्यापार की भूरी भूरी प्रशंसा भी करते हैं। वे स्वतंत्र व्यापार का समर्थन इसलिए नहीं करते थे कि वे व्यापार को अच्छा समझते थे, बल्कि इनके द्वारा व्यापार का समर्थन इसलिए किया गया था क्योंकि यह उनकी अहस्तक्षेप नीति का एक भाग था। इसके अतिरिक्त वे वाणिज्यवादियों के नियंत्रित व्यापार से भी काफ़ी चिढ़े हुए थे, इसलिए न चाहते हुए भी उन्होंने स्वतंत्र व्यापार का समर्थन किया था। प्रकृतिवादी आंतरिक और विदेशी व्यापार की स्वतंत्रता चाहते थे, क्योंकि प्राकृतिक व्यवस्था में प्रत्येक व्यक्ति को देश विदेश में वस्तुओं का क्रय विक्रय करने की पूर्ण स्वतंत्रता भी होनी चाहिए। वास्तव में प्रकृतिवादियों का स्वतंत्र व्यापार का विचार व्यापारवादियों के नियंत्रित व्यापार की नीति के विरुद्ध खुला विद्रोह था। यही कारण था कि 1760 से 1780 के बीच व्यापारवादियों द्वारा लगाए गए अनेक व्यापारिक प्रतिबंध समाप्त कर दिए गए। प्रकृतिवादी विचारक अपने संपूर्ण व्यवस्था को प्राकृतिक व्यवस्था से व्यवस्थित कर रहे थे। उन्होंने प्रकृति को सर्वोच्च महत्व प्रदान किया था, परंतु दुर्भाग्यवश वे जिस प्रकृति की पूजा करते थे वही प्रकृति उनके लिए सिरदर्द बन गई थी। प्राकृतिक प्रकोपों के कारण फ्रांस में लगातार फसलें नष्ट होने लगी। दिन पर दिन गल्ले का बाजार समाप्त होने लगा था। अब अनुभव किया जाने लगा था कि स्वतंत्र व्यापार के कारण फ्रांस की दशा खराब हो रही है। यदि स्वतंत्र व्यापार की जगह नियंत्रित व्यापार होता तो गल्ले के व्यापार की यह दुर्दशा नहीं हुई होती। गैलियानी ने स्वतंत्र विचारधारा का विरोध किया। उनका कहना था कि स्वतंत्रता का यह अर्थ नहीं है कि हम छोटी से छोटी बातों में भी प्रकृति के सामने घुटने टेक दें। प्रकृति इतनी विशाल है कि उसे हमारी छोटी मोटी बातों पर ध्यान देने का अवसर नहीं है। नेकर ने गोलियानी का समर्थन करते हुए अनाज के स्वतंत्र व्यापार को समाप्त कर दिया था। राज्य के कार्य। प्रकृतिवादी स्वतंत्र और प्राकृतिक विधान के समर्थक होते हुए भी शक्तिशाली शासन व्यवस्था के समर्थक थे। वे राज्य के संगठन और कार्यों को निम्न ढंग से प्रस्तुत करना चाहते थे। राज्य में प्राकृतिक व्यवस्था का शासन। प्रकृतिवादी का विचार था कि शासन कानून बनाने की क्षमता नहीं रखता है, वह केवल प्राकृतिक कानूनों को ही राज्य में लागू करवा सकता है। लोगों को प्राकृतिक नियमों के अनुसार स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए और कम से कम कानून बनाने चाहिए। इस संबंध में रिविएरे का एक रोचक दृष्टांत प्रस्तुत है। एक बार रूस की रानी कैथरीन ने उन्हें सेंट पीटर्सबर्ग बुलाया और देश के लिए नया संविधान बनाने के संबंध में परामर्श मांगा। उन्होंने राय दी कि उद्देश्यों की पूर्ति का सबसे अच्छा तरीका यह है कि चीज़ों को अपना रास्ता स्वयं चुनने दिया जाए। कहते हैं कि इस पर उन्हें तत्काल सेवा मुक्त कर दिया गया था। राज्य में सरकारी विधान को कम करना। प्रकृतिवादियों के अनुसार सबसे अच्छी सरकार वह होगी जो विधान के द्वारा बेकार के कानूनों को समाप्त कर दे। बौद्धों ने लिखा है कि सब व्यर्थ, अन्यायपूर्ण, परस्पर विरोधी और बेतुके नियमों को समाप्त कर दो, उसके बाद अधिकतर विधान प्रणाली भी समाप्त हो जाएगी। इस प्रकार विधानसभा का कार्य नए नियमों का निर्माण करना नहीं होकर बेकार के नियमों को समाप्त करना होना चाहिए। यदि कहीं नए नियमों की आवश्यकता है भी तो भी वे नियम प्रकृति के अलिखित नियमों से उदार होने चाहिए, क्योंकि व्यक्ति में नए कानून बनाने की क्षमता नहीं है। तीसरा, उत्तराधिकार का अधिकार। प्रकृतिवादी राजशाही के पक्ष में थे। पिता की मृत्यु के बाद पुत्र को सिंहासन बैठाने पर पक्ष पर थे।
यहाँ पर यह आशंका की जा सकती है कि जो प्रकृतिवादी स्वतंत्रता के इतने अधिक समर्थक थे, राजशाही को स्वीकार करने के लिए कैसे तैयार हो गए। वास्तव में प्रकृतिवादी राजशाही का समर्थन निम्नलिखित कारणों से करते थे। प्रकृतिवादियों का संबंध भू संपत्ति से था, जिनके साथ खानदानी रिश्ता जुड़ा हुआ था, अतः वे राजशाही में भी वे खानदानी अधिकारों को पसंद करते थे। दूसरा, प्रकृतिवादी राजशाही को गुलामी नहीं समझते थे, प्राकृतिक व्यवस्था की राजशाही चाहते थे। तीसरा, वे राजा को प्राकृतिक व्यवस्था का अवतार समझते थे और कहते थे कि राजा का कार्य उन ऊंचे नियमों को प्रजा तक पहुंचाना है जो प्रकृति ने उसे सौंपे हैं। प्रकृतिवादी राजा को ऑर्केस्ट्रा वाद्य वृंद के नेता की भांति मानते थे। उनका कहना था कि जिस प्रकार से ऑर्केस्ट्रा के प्रधान की आज्ञा से ऑर्केस्ट्रा बजता है, ठीक इसी प्रकार से राजा की आज्ञा से प्राकृतिक व्यवस्था का पालन होता रहता है। प्रकृतिवादियों के अनुसार राजा का मुख्य कार्य प्राकृतिक नियमों को लागू करवाना था। इसके अतिरिक्त राजा को पुलों, सड़कों, नहरों, शिक्षा आदि का प्रबंध करना चाहिए। शिक्षा के विकास पर प्रकृतिवादियों ने विशेष ध्यान दिया था। बौद्धों के अनुसार सामान्य शिक्षा पहला तथा एकमात्र सामाजिक बंधन है। कहने प्राकृतिक व्यवस्था के बारे में लोगों को शिक्षण दिए जाने के लिए भी उत्सुक था, जिससे लोगों को इस व्यवस्था के बारे में सही जानकारी प्राप्त हो सके। करारोपण संबंधी विचार। राजकाज के संचालन के लिए आय की जरूरत होती है, इसलिए प्रकृतिवादी ने करारोपण को सर्वोच्च स्थान दिया था। करारोपण किन साधनों और व्यक्तियों पर किया जाए, इस संदर्भ में प्रकृतिवादियों का कहना था कि भूमि तथा भूस्वामी पर करारोपण किया जाना चाहिए, क्योंकि भूमि ही शुद्ध आय का साधन है और भूस्वामी ही को ही बचत प्राप्त होती है। प्रकृतिवादियों के अनुसार प्रतियोगिता के कारण मजदूरी और लाभ की दरें न्यूनतम हो जाती है, अतः इन पर करारोपण नहीं किया जाना चाहिए। वे भूस्वामियों पर अत्यधिक करारोपण करने के भी पक्ष में नहीं थे। यदि ऐसा किया गया तो भूस्वामी अपने पास भूमि नहीं रखेगा और न ही वे भूमि को कृषि करने योग्य बनाएंगे। दुपो द नैमूर के शब्दों में, शुद्ध उपज की तुलना में कर की मात्रा इतनी होनी चाहिए कि भूमिपतियों की स्थिति अच्छी से अच्छी रहे तथा भूस्वामित्व की दशा समाज में किसी भी अन्य दशा से अधिक पसंद की जाने वाली बनी रहे। अतः प्रकृतिवादी शुद्ध उपज पर 30% तक ही कर लगाने के पक्ष में थे। उपयुक्त अध्ययन से स्पष्ट है कि प्रकृतिवादी एकाकी कर सिंगल टैक्स के पक्ष में थे। इसके प्रमुख कारण हैं: पहला, प्रत्यक्ष करारोपण होने के कारण इस कर से बचा नहीं जा सकता। दूसरा, इस कर को लगाना और वसूल करना मितव्ययतापूर्ण है। तीसरा, करारोपण वास्तविक नेट प्रोडक्ट पर किया जाता है। प्रकृतिवादियों के एकाकी कर संबंधी विचार आगे चलकर स्वीकार किए जाने लगे थे। उनके विचारों से प्रभावित होकर अमेरिका में हेनरी जॉर्ज को भूराष्ट्रीयकरण आंदोलन चलाने की प्रेरणा प्राप्त हुई थी। अंत में हमें कह सकते हैं कि यद्यपि प्रकृतिवादियों की करारोपण की योजना त्रुटिपूर्ण थी, परंतु उन्हें करारोपण का पूर्ण ज्ञान था। व्यक्तिगत संपत्ति, प्राइवेट प्रॉपर्टी। प्रकृतिवादी व्यक्तिगत संपत्ति के समर्थक थे। वे किसान को शुद्ध उपज का साधन मानते थे, परंतु वे भूस्वामी को जो बिना परिश्रम के आय प्राप्त करता परजीवी मानते थे। इतने पर भी वे भूस्वामियों के अस्तित्व को स्वीकार करते थे। इस संदर्भ में उन्होंने निम्न तर्क प्रस्तुत किए थे। पहला, भूस्वामियों ने ही भूमि को कृषि योग्य बनाया है, अतः उन्हें कृषि उत्पादन में हिस्सा मिलना ही चाहिए। उनके अनुसार भूमि एक कुएं के तुल्य है, जिसमें से कृषक कुछ तो अपने उपभोग के लिए और एवं कुछ बांझ वर्ग को उनके श्रम के बदले देने के लिए पानी निकाल रहे हैं। भूस्वामी कुएं का निर्माता है, जिन्होंने इसे खोदा है। यदि वे कुएं से खींचे गए पानी में अपना भाग मानते हैं तो ये कोई अन्याय नहीं है। दूसरा, व्यक्तिगत संपत्ति के समर्थन में उनका सामाजिक उपयोगिता तर्क, सोशल यूटिलिटी आर्ग्यूमेंट बहुत प्रसिद्ध है और आजकल भी इसकी चर्चा की जाती है। प्रकृतिवादियों का तर्क था कि यदि भूस्वामियों को उनका स्तर न दिया गया तो वे भूमि को कृषि के प्रयोग से हटा देंगे, समस्त उत्पादन रुक जाएगा। तीसरा, प्रकृतिवादियों का विश्वास था कि जीवन यापन के लिए व्यक्तिगत संपत्ति का होना आवश्यक है। प्रकृतिवादियों ने जहाँ व्यक्तिगत संपत्ति के विचार दिए थे, वहीं उन्होंने भूस्वामियों के कर्तव्यों का भी उल्लेख किया। उनके अनुसार एक भूस्वामी को अनिवार्य रूप से निम्नलिखित कार्य करने होंगे। पहला, नई भूमियों को कृषि योग्य बनाने का कार्य। दूसरा, भूमि पर सुधार करने का कार्य। तीसरा, संपूर्ण कर चुकाने का कार्य। चौथा, अपने कृषकों के हितों की रक्षा करने का कार्य। चौथा,
राष्ट्र द्वारा प्रदत्त संपत्ति का निपटारा इस तरह कर कि सामान्य हितों की पूर्ति हो सके आदि। व्यक्तिगत संपत्ति के समर्थन में कहने का कहना था कि व्यक्तिगत संपत्ति का सुरक्षित रहना समाज की आर्थिक व्यवस्था का वास्तविक आधार है। रिविएरे के अनुसार संपत्ति को एक पेड़ के समान समझना चाहिए जिसके तने में से विभिन्न सामाजिक संस्थाएं रूपी शाखाएं फूटती रहती हैं। प्रकृतिवाद का महत्व और प्रभाव। अर्थ विज्ञान के विकास में प्रकृतिवादियों का महत्वपूर्ण योगदान है। उस समय की प्रचलित आर्थिक और सामाजिक बुराइयों को इस व्यवस्था ने काफ़ी हद तक दूर कर दिया था। प्रकृतिवाद के महत्व को नीचे दिया गया। पहला, जीड और रिस्ट ने प्रकृतिवादियों को अर्थ विज्ञान की वास्तविक नींव डालने वाला माना है। अलेक्जेंडर ग्रे ने लिखा है कि केनो को आधुनिक अर्थ में अर्थशास्त्र की नींव डालने वाला कहलाने का अधिकार है। दूसरा, प्रकृतिवादियों ने कई ऐसे महत्वपूर्ण नियम और सिद्धांत निर्मित किए जो आगे चलकर उपयोगी सिद्ध हुए। उदाहरणार्थ, शुद्ध उपज का सिद्धांत आगे चलकर लगान के सिद्धांत के रूप में विकसित हुआ है। धन के वितरण की व्याख्या सर्वप्रथम उन्हीं के द्वारा की गई। यही नहीं, एडम स्मिथ ने मूल्य के सिद्धांत को प्रकृतिवादियों से ही ग्रहण किया था। ये प्रकृतिवादी ही थे जिन्होंने सर्वप्रथम व्यक्तिगत स्वतंत्रता के विचारों का समर्थन किया। वणिकवाद, विशेषकर कॉल्बर्टवाद के विरुद्ध विद्रोह का सूत्रपात प्रकृतिवादियों ने ही किया था। उनकी स्वतंत्र व्यापार की नीति का महत्व आज भी बना हुआ है। चौथा, प्रकृतिवादियों ने व्यापार की अपेक्षा कृषि को सबसे अधिक महत्व दिया। उनका कृषि उपयोगिता संबंधी विचार महत्वपूर्ण है। सत्य है कि जब तक कृषि उत्पादन नहीं बढ़ेगा तब तक न तो व्यापार बढ़ेगा और न ही देश की दशा सुधरेगी। प्रकृतिवादी व्यक्तिगत संपत्ति के समर्थक थे। वास्तव में व्यक्तिगत संपत्ति की धारणा ही देश में समृद्धि ला सकती है। प्रकृतिवादी ही प्रथम विचारक थे जिन्होंने सुख शांति के लिए प्राकृतिक नियमों को मान्यता दी थी। यहाँ तक कि वे राज्य के संचालन के लिए भी प्राकृतिक नियमों को मान्यता देते थे। उन्होंने राज्य को प्राकृतिक नियमों का प्रधान संचालक बताया था। उनका मत था कि प्राकृतिक नियम ही वास्तव में भेदभाव से रहित होते हैं। शुम्पेटर का कहना है कि केने ने ही सर्वप्रथम सामान्य साम्य जनरल इक्विलिब्रियम की धारणा का प्रतिपादन किया था। प्रकृतिवादियों ने ही उत्पादन के साधनों का वर्गीकरण का मार्ग प्रशस्त किया। उनका करारोपण का सिद्धांत और पूंजी का विश्लेषण प्रारंभिक होते हुए भी ठोस है। प्रकृतिवादियों के विचारों का महत्व स्वीकार करते हुए एडम स्मिथ ने कहा है कि यह प्रणाली त्रुटिपूर्ण होते हुए भी सत्य के सबसे ज़्यादा निकट है जो कि अभी राजनीतिक अर्थशास्त्र के विषय पर प्रकाशित होना है, और इसी कारण यह उस व्यक्ति के लिए जो इस महत्वपूर्ण विज्ञान के सिद्धांतों का सावधानी से अध्ययन करना चाहता है ध्यान देने योग्य है। प्रकृतिवाद की त्रुटियां। फ्रांस में प्रकृतिवाद कुछ समय तक चर्चा का विषय बना रहा है। इसने यूरोप के देशों में हलचल पैदा कर दी थी। इस विचारधारा का महत्व तो है परंतु इसमें अनेक त्रुटियां भी है। प्रमुख त्रुटियां निम्न है। पहला, विरोधाभास। प्रकृतिवादियों के विचार में विरोधाभास की ध्वनि झलकती। एक ओर तो वे स्वतंत्रता की बात करते, दूसरी ओर शक्तिशाली शासन व्यवस्था की भी बात करते हैं। दूसरा, उत्पादन संबंधी विचार भ्रमपूर्ण। प्रकृतिवादी कृषि को उत्पादक मानते थे और व्यापार तथा उद्योगों को उन्होंने अनुत्पादक और बांझ बताया। यही नहीं, उद्योग और व्यापार में लगे श्रमिकों को भी उन्होंने अनुत्पादक कह दिया था। यदि वे अपनी इस बात पर दृढ़ होते तो कोई भी बात नहीं थी। भ्रम तो तब उत्पन्न होता है जब वे अनेक स्थलों पर व्यापार और उद्योगों को समाज के लिए आवश्यक समझ लेते हैं। खान, मछली उद्योग तथा वनों के बारे में प्रकृतिवादियों ने अपने अलग अलग विचार देकर लोगों को और अधिक भ्रम में डाल दिया था। तीसरा, शुद्ध उपज का गलत विचार। प्रकृतिवादियों की सबसे बड़ी त्रुटि यह थी कि वह उद्योग तथा व्यापार को बांझ कहते थे जबकि शुद्ध उपज का साधन कृषि को मानते थे। यही कारण है कि प्रकृतिवादियों के विचारों में अनेक प्रकार की असंगतियां उत्पन्न हो गई। मूल्य संबंधी भ्रामक विचार। मूल्य सिद्धांत के संबंध में प्रकृतिवादी पूर्णतया अनभिज्ञ थे। मूल्य के बारे में उन्होंने जो कुछ भी कहा है वह भ्रमपूर्ण ही है। तुर्गों ने मूल्य के संबंध में अवश्य कुछ उपयोगी बातें कही हैं परंतु उसका मूल्य संबंधी विचार भी विकसित नहीं हो सका था। मूल्य संबंधी विचार सही न होने के कारण ही उसने विनिमय और उद्योग को अनुत्पादक कहा था। पांचवा, स्वतंत्र व्यवस्था का असीमित होना। प्रकृतिवादी व्यक्ति की स्वतंत्रता में बहुत अधिक विश्वास करते थे। वे व्यक्ति के समाजार्थिक जीवन में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं चाहते थे। उनकी स्वतंत्रता सीमा से भी आगे बढ़ गई थी। इसके परिणाम स्वरूप उन्होंने सामाजिक कर्तव्यों तक को भुला दिया था।
प्राकृतिक नियमों का मनमाना प्रयोग। प्रकृतिवादियों का प्राकृतिक नियमों पर अटूट विश्वास था। वे उन नियमों को मनमाने रूप से लागू करना चाहते थे। उन्हें इस बात का तनिक भी ज्ञान नहीं था कि कौन से नियम कब और कहाँ लागू होने चाहिए। उपयुक्त अध्ययन से स्पष्ट है कि प्रकृतिवाद कोई वैज्ञानिक वाद नहीं है। उनके विचारों और उनकी बातों में परस्पर विरोध पाया जाता है। उदाहरण जैसा हम बता चुके हैं कि वे एक ओर तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता के समर्थक थे, दूसरी ओर वे निरंकुश शासन व्यवस्था को भी लागू करना चाहते थे। इसी प्रकार एक ओर वो विदेशी व्यापार को बुरा बताते थे, दूसरी ओर ने स्वतंत्र व्यापार के गुणगान किए। स्वतंत्र व्यापार के पक्षपाती होते हुए भी उद्योग धंधों को अनुत्पादकता की श्रेणी में रखते थे। इस प्रकार प्रकृतिवाद अपने आप में कोई सुव्यवस्थित व्यवस्था नहीं थी। प्रकृतिवाद और वाणिज्यवाद की तुलना। कंपैरिजन बिटवीन फिजियोक्रेसी एंड मर्केंटिलिज्म। वाणिज्यवादियों का मुख्य उद्देश्य देश में अधिक से अधिक सोना चांदी आयात करना था। उनके अनुसार सोना चांदी से जहाँ देश शक्तिशाली होता है, वहीं सोना और चांदी व्यक्ति की इच्छाओं की पूर्ति करता है। प्रकृतिवादियों ने किसी भी धातु को, यहाँ तक कि सोने और चांदी को भी महत्वहीन समझा था। वे देश और व्यक्ति को शक्तिशाली बनाने के लिए सोने चांदी की अपेक्षा कृषि पदार्थों को अधिक महत्व देते थे। वाणिज्यवादी विदेशी व्यापार को आय प्राप्ति का प्रमुख स्रोत मानते थे। वे विदेशी व्यापार को नियंत्रित करके हमेशा अपने पक्ष में रखना चाहते थे। दूसरा, प्रकृतिवादियों ने विदेशी व्यापार की अपेक्षा कृषि को आय प्राप्ति का प्रमुख साधन माना है। विदेशी व्यापार को वे शोषण का साधन मानते थे, फलतः उन्होंने विदेशी व्यापार को कोई महत्व नहीं दिया था। तीसरा, वाणिज्यवादी हमेशा व्यापार को अपने पक्ष में रखने का प्रयत्न करते थे। व्यापार को अपने पक्ष में रखकर देश में अधिकाधिक सोना चांदी जमा करना चाहते थे। वाणिज्यवादियों का मुख्य उद्देश्य कोषों में वृद्धि करना था। प्रकृतिवादी सोने चांदी की वृद्धि के पक्ष में नहीं थे। उनका विचार था कि देश में सोने चांदी की मात्रा बढ़ जाने से वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि हो जाती है। मूल्य वृद्धि से आर्थिक संकट उत्पन्न हो जाता है। चौथा, वाणिज्यवादी अर्थव्यवस्था में अधिकाधिक नियंत्रण के पक्ष में थे। व्यक्तिगत स्वतंत्रता को नियंत्रित करने के पक्ष में थे और उन्होंने ऐसा किया भी था। प्रकृतिवादी आर्थिक क्षेत्र में किसी प्रकार के नियंत्रण के पक्ष में नहीं थे और स्वतंत्रता को, विशेषकर व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सर्वोच्च महत्व देते थे। पांचवा, वाणिज्यवादी हमेशा कच्चे माल का आयात करके निर्मित माल का निर्यात करते थे। इस प्रकार के आयात निर्यात से उनको डबल बेनिफिट, दुगना लाभ होता था। पांचवा, प्रकृतिवादी हमेशा निर्मित माल का आयात करते थे। उन्होंने कभी भी कच्चे माल के आयात निर्यात की बात नहीं कही है। छठा, वाणिज्यवादी कट्टर राष्ट्रवादी थे। देश को शक्तिशाली बनाने के लिए उन्होंने ऐसे नियमों और सिद्धांतों की रचना की थी कि संपूर्ण यूरोप दिन प्रतिदिन प्रगति करने लगा था। छठा, प्रकृतिवादियों का संकुचित दृष्टिकोण था। उन्होंने संपूर्ण विश्व को एक परिवार का रूप दिया था। वे विश्व के लिए प्राकृतिक नियमों को लागू करने के पक्ष में थे। उन्होंने विदेशी व्यापार के महत्व को इसलिए स्वीकार नहीं किया कि इससे दूसरे देशों का शोषण होता है। इस प्रकार प्रकृतिवादी विश्व बंधुत्व की भावना से प्रेरित थे। सातवां, वाणिज्यवादी शक्तिशाली राज्य के निर्माण के पक्षपाती थे। प्रत्येक प्रकार के अधिकार को राज्य के हाथ में सौंप देना चाहते थे। प्रकृतिवादी राज्य सत्ता के पक्ष में तो थे, लेकिन वे राज्य के हाथ में कम से कम सत्ता सौंपना चाहते थे और कम से कम कानून बनाने के पक्ष में थे। आठवां, करारोपण के बारे में वाणिज्यवादियों का कहना था कि प्रत्येक व्यक्ति को कम से कम उतना कर देना चाहिए जितना कि वे सरकार से लाभ उठाता है। वाणिज्यवादी राज्य को शक्तिशाली बनाने के लिए कर लगाने के पक्ष में थे। प्रकृतिवादियों ने सब पर कर लगाने की बात नहीं कही थी। वे केवल भूस्वामियों पर ही कर लगाने के पक्ष में थे। वे कर की अधिकतम दर शुद्ध उपज का लगभग 30% भाग रखने के पक्ष में थे। नौवां, वाणिज्यवादी व्यापारी वर्ग को सम्मानित वर्ग में रखते थे। कृषकों को उन्होंने अनुत्पादक वर्ग कहा था। वह कहते थे कि व्यापारी वर्ग विदेशों से देश में धन लाता है, वह कला कौशल में वृद्धि करता है, जबकि कृषक देश के धन में किसी प्रकार की वृद्धि नहीं करता। प्रकृतिवादियों ने व्यापार तथा व्यापारी को अनुत्पादक कहा था। व्यापारी वर्ग को प्रतिष्ठित वर्ग में शामिल नहीं करना चाहते थे। यही नहीं, उन्होंने व्यापार में लगे श्रम तक को अनुत्पादक श्रम कहा था। जहाँ तक कृषक वर्ग का प्रश्न है, इस वर्ग को उन्होंने संभ्रांत और उत्पादक वर्ग में रखा था। वे किसानों और भूस्वामियों को सार्वजनिक स्थलों पर सम्मान से बुलाते थे। वाणिज्यवाद भौतिकवाद से लिप्त था। वाणिज्यवादियों ने अपनी नीतियों में दर्शन, धर्म तथा नीतिशास्त्र आदि का प्रभाव नहीं पड़ने दिया था। प्रकृतिवाद दार्शनिक सिद्धांत पर आधारित था। प्रकृतिवादी का विचार था कि पूरे विश्व में ईश्वरीय विधान लागू हो।
ईश्वरीय विधान के अनुकूल वे अर्थव्यवस्था को लागू करना चाहते थे। प्रकृतिवाद को वणिकवाद के विरुद्ध केवल एक विद्रोह मात्र समझना भूल होगी। उपयुक्त अध्ययन से आभास होता है कि प्रकृतिवादियों के विचार वणिकवादियों के विचारों से बिल्कुल विपरीत थे। इसी आधार पर कहा जाता है कि प्रकृतिवाद वणिकवाद के विरुद्ध एक विद्रोह था। यदि प्रकृतिवाद के दर्शन को गहराई से देखा जाए तो प्रकृतिवाद को वणिकवाद के विरुद्ध केवल विद्रोह ही नहीं कहा जा सकता, अपितु इससे कुछ अधिक भी था। प्रकृतिवादियों ने न केवल वणिकवाद की ही आलोचना की, वरन आर्थिक सिद्धांतों के विकास में महत्वपूर्ण योगदान भी दिया था। उनकी शुद्ध उपज की वितरण योजना एक वैज्ञानिक और मौलिक योजना थी। करारोपण के क्षेत्र में प्रत्यक्ष करारोपण का विचार देने वाले प्रथम अर्थशास्त्री थे। यही नहीं, व्यक्तिगत स्वतंत्रता को प्रकृतिवादियों के द्वारा सबसे अधिक महत्व दिया गया था। प्रकृतिवाद अपने आप में एक दर्शन है जिसने एडम स्मिथ को बहुत ज़्यादा प्रभावित किया था। प्रकृतिवादियों ने राज्य के कार्यों को बहुत सीमित कर दिया था। उपयोगिता के आधार पर मूल्य सिद्धांत का विकास प्रकृतिवादियों ने ही किया था। उनके इसी सिद्धांत के आधार पर 1870 के आसपास जेम्स वॉलरस और मेंजर ने उपयोगिता के मूल्य सिद्धांत का विकास किया था। मजदूरी के बारे में उनके विचार अत्यंत मौलिक थे। अतः इन्हीं बातों के आधार पर कहा जा सकता है कि प्रकृतिवादी के विचार वणिकवादियों के विचारों की एक प्रतिक्रिया मात्र नहीं थे, वरन इससे कुछ अधिक थे। आर्थिक विचारों के इतिहास में प्रकृतिवादियों का स्थान, प्लेस ऑफ फिजियोक्रेट्स इन द हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक थॉट। कुछ विद्वानों का मत है कि आर्थिक विचारों के इतिहास में प्रकृतिवादियों का स्थान काफ़ी विवादग्रस्त रहा है, परंतु कुछ विद्वान प्रकृतिवादियों को अर्थशास्त्रियों के संप्रदाय का प्रतिनिधि मानते हैं। कुछ लोगों ने तो यहाँ तक कह दिया था कि यदि एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक न कहकर प्रकृतिवादियों को अर्थशास्त्र का संस्थापक कहा जाना चाहिए। जीड और रीस्ट के अनुसार प्रकृतिवादियों की मौलिकता तथा उनके उत्साह को ध्यान में रखते हुए वे केवल नए विज्ञान के अग्रदूत ही कहे जा सकते हैं। अब ये एकमात्र होकर स्वीकार किया जाता है कि एडम स्मिथ उसके सच्चे संस्थापक हैं। जीड और रीस्ट प्रकृतिवादियों के महत्व के बारे में लिखते हैं कि प्रकृतिवादियों ने उस मार्ग का निर्माण किया जिस पर एडम स्मिथ और उसके 100 वर्षों तक आने जाने वाले अर्थशास्त्री चले थे। फिर भी वे उन्हें अर्थशास्त्र के संस्थापक मानने को तैयार नहीं। उनके अनुसार उनकी सबसे बड़ी कमी थी उन्हें मूल्य के विचार का अपूर्ण ज्ञान होना। अलेक्जेंडर ग्रे ने प्रकृतिवादियों को अर्थ विज्ञान का वास्तविक संस्थापक माना है। न्यूमैन ने इसी बात का समर्थन किया है। प्रकृतिवादियों का दृष्टिकोण काफ़ी व्यापक था। उन्होंने आर्थिक जीवन की एक ऐसी प्रणाली को जन्म दिया जिसमें सभी सामाजिक तथ्य एक ढांचे में समा गए थे। उनका विश्वास था कि संपूर्ण आर्थिक प्रणाली का संचालन प्राकृतिक नियमों के द्वारा होता है। यही प्रकृतिवादियों की प्राकृतिक व्यवस्था है। उनके इन्हीं विचारों के कारण उन्हें हम अर्थ विज्ञान के संस्थापक के रूप में रख सकते हैं। एडम स्मिथ के अनुसार ये प्रणाली अनेक त्रुटियों के होते हुए भी राजनीतिक अर्थशास्त्र विषय पर अभी तक प्रकाशित होने वाले विचारों में शायद सत्य के सबसे ज़्यादा निकट है। अंत में हम इतना अवश्य कह सकते हैं कि भले ही अर्थशास्त्र का संस्थापक कोई भी हो, इतना अवश्य है कि उस संस्थापक को चोटी पर पहुंचाने के लिए जिस मार्ग की आवश्यकता थी वह मार्ग प्रकृतिवादियों ने दिया था। प्रकृतिवाद का पतन, डिक्लाइन ऑफ फिजियोक्रेसी। प्रकृतिवाद अल्प समय 22 वर्षों तक ही फ्रांस में प्रचलित रहा था। 1767 में विचारधारा अपने चरम बिंदु पर पहुंच गई थी, परंतु इसके बाद ही विचारधारा का पतन प्रारंभ हो गया। इसमें खोज कर अनेक दोष निकाले गए और उन्हीं दोषों के आधार पर प्रकृतिवाद की कटु आलोचना की गई। उस समय रूसो, वोल्टेयर आदि ने इस विचारधारा की कटु आलोचना करना प्रारंभ कर दी थी। प्रकृतिवाद के पतन के कुछ प्रमुख कारणों को नीचे प्रस्तुत किया गया है। व्यापारियों और उद्योगपतियों के द्वारा खुलेआम प्रकृतिवाद की आलोचना की जाने लगी थी। अभी भी व्यापारी वर्ग का प्रभुत्व समाज में बना हुआ था। व्यापारी वर्ग प्रकृतिवाद की ये कहकर आलोचना करने लगा था कि केवल कृषि से ही देश को समृद्ध नहीं बनाया जा सकता। व्यापारियों की बात धीरे धीरे लोगों की समझ में आने लगी और अब वे प्रकृतिवाद को काल्पनिक बताने लगे। यह कहा जाता है कि प्रकृतिवादियों का साथ भाग्य ने भी नहीं दिया। उन्होंने वणिकवादी विचारधारा के विपरीत अनाज के व्यापार को स्वतंत्र कर दिया था। उसी समय फ्रांस में मौसम की खराबी के कारण बार बार फसलें खराब होने लगी। गल्ले पर पाबंदी हटते ही उसका मूल्य बढ़ गया। मूल्य तो फसलों के खराब होने से बढ़ा था, परंतु लोगों ने सोचा कि मूल्य वृद्धि का प्रमुख कारण अनाज का स्वतंत्र व्यापार है। दूसरी ओर प्रकृतिवादियों की आलोचक शक्तिशाली हो गए। उन्होंने गल्ले के व्यापार को पुनः नियंत्रित करने में सफलता प्राप्त कर ली।
तीसरा, प्रकृतिवादियों ने जो विचार दिए थे वे क्रमहीन और परस्पर विरोधी थे। हम इस बात की विस्तार से व्याख्या प्रकृतिवाद की त्रुटियां में कर चुके हैं। उनके भ्रमपूर्ण विचारों ने लोगों को भ्रमित कर दिया। चौथा, अनेक प्रभावशाली दलों ने प्रकृतिवाद की बुराइयों की तरफ लोगों का ध्यान आकर्षित किया। प्रकृतिवादी अपनी विचारधारा को लोगों को थोपने में असफल प्रयास करते रहे। तुर्गो की वित्त मंत्री पद पर नियुक्ति से उन्हें कुछ हद तक सफलता भी मिली थी, किंतु उनकी सफलता अल्पकालीन ही थी। 1776 में तुर्गो को वित्त मंत्री के पद से हटा दिया गया और उसी वर्ष एडम स्मिथ की पुस्तक वेल्थ ऑफ नेशन का प्रकाशन हुआ। एडम स्मिथ की पुस्तक प्रकाशित होना प्रकृतिवाद पर अंतिम प्रहार था।